नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारे साथ होंगे गेस्ट स्पीकर होंगे गालिब कमाल। तो वो आज हमारे साथ हैं और मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि गालिब कमाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज की डेट में वो लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि गालिब जी खुद ही बताएं, अपना थोड़ा सा परिचय बताएं कि कैसे वो यूट्यूब के क्षेत्र में आए। इनका अपना चैनल भी है गालिब कमाल नाम से, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी रिलीजियस जो फेक क्रेप्स हैं उसको ये काउंटर करते हैं बिल्कुल साइंटिफिक तौर पे। और आज की डेट में ये यहाँ पे ये प्रेजेंट करेंगे हम लोगों के साथ ह्यूमन एवोल्यूशन थियरी की। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि गालिब जी अपना थोड़ा सा परिचय दें कि कैसे ये यूट्यूब के क्षेत्र में आए, क्या इन्हें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इनका क्या इतिहास रहा है, कैसे इनके मन में इस तरह की बातें आई कि यूट्यूब पर आकर लोगों से जुड़े और अपनी बातों को रखें। तो स्वागत है सर आपका गालिब जी। बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। हम बहुत सी बातें आज करेंगे। अपना थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं। मैं तकरीबन 2009 से एथीस्ट हूँ। मैं जिसको आप कहते हैं नास्तिक। मैं इंसानियत को मानता हूँ, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। और मैं समझता हूँ कि सारे रिलीजन इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि ये सब के सब इंसान के लिए प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं, इंसानों के दरमियान नफरत डालते हैं और मसाइल खड़े करते हैं। तो 2009 से मैं एथियस्ट हूँ और सोशल मीडिया पे मैं तकरीबन 13 या 14 से एक्टिव हूँ। जब उस टाइम फेसबुक के ऊपर एक्टिविज्म मतलब तब से मैं करता आया हूँ। और बहुत से लोग पाकिस्तान में एथियस्ट और फ्री थिंकर एक्टिविस्ट की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो कि तकरीबन ईयर 2000 से चलती आ रही है। कुछ लोग मुझसे भी पुराने हैं। फिर एक ग्रुप पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के नाम से है फेसबुक के ऊपर, काफी बड़ा ग्रुप है वो, और अभी तक को 10 से 11 बार वो बैन हो चुका है फेसबुक की तरफ से। तो 2014 से मैं वो ग्रुप चलाता था कुछ मेरे और दोस्तों के साथ। फिर 2017 में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रैशनल ब्लॉगर्स के खिलाफ, सेकुलर ब्लॉगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, तो उस टाइम मुझे पता चल गया कि ये मुझे अरेस्ट करने वाले हैं। तो मैं पाकिस्तान से निकल गया उस टाइम। और तब से मैं जो हूँ क्या हूँ, जिला वतन हूँ। और मैं अब रेफ्यूजी हूँ तकरीबन पिछले 2 साल से। और मतलब फिर मैंने 2019 में मैंने यूट्यूब शुरू की, जब हारिस और स्पार्टिकस दोनों यूट्यूब पे थे। और मुझे मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप यूट्यूब पे जाएं, तो मैंने फिर यूट्यूब शुरू की। तो तब से मैंने उर्दू चैनल शुरू किया था। उर्दू चैनल जो है वो तकरीबन अभी 42,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। और पीछे मैंने कुछ 6 माह पहले इंग्लिश चैनल शुरू किया था, वो अभी थोड़ा पीछे है, काफी पीछे है बल्कि, मगर मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ, होपफुली चलेगा। तो मेरा जो मकसद है यूट्यूब पे आने का वो ये है कि पाकिस्तान में जो है स्पेस नहीं है बिल्कुल। आप किसी भी ऐसी चीज पे लोग दो बात नहीं कर सकते जो कि मजहब के खिलाफ जाती है या और किसी सेंसिटिव इशू के खिलाफ जाती है। अब सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहां में हम अपनी मास्क अभी भी मैं पहनता हूँ क्योंकि सेफ नहीं है, तो हम बैठ के क्या कर सकते हैं, इधर हम बैठ के बात कर सकते हैं। वरना जो है ना वो बात करना बिल्कुल अपनी जान को वो करने के बराबर है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे काउंटर करने के लिए हम लोग जो है वो यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। पहले फेसबुक को यूज करते थे। बड़े लोग हैं जो कि हम लोगों ने काफी लोगों को बदला भी है पाकिस्तान में, बहुत से लोग बदल गए हैं। तो ये है जो हम जी जी जी, काफ़ी अच्छा लगा आपका ये संघर्ष सुन के। और पाकिस्तान जैसे देश में, जैसा कि यहाँ पे आम धारणा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ है, वहाँ पे इस निंदा में अभी सुनने में आया था कि एक क्रिश्चियंस को इनने शायद डेथ वारंट भी दिया था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे सुनने में आती है। भारत में इस तरह के डायरेक्ट गवर्नमेंट से इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि डायरेक्ट किसी को फांसी पर चढ़ा दे एथिज्म के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह से है, मॉब लिंचिंग है, यहाँ पे कत्लेआम हो जाते हैं और साइड से तो दूसरे चीजें वही हो रही हैं लेकिन दूसरे तरीके से होती है यहाँ पे। वहां पे पाकिस्तान में ये इशू है कि वहां पे मुस्लिम कर रहा है, तो यहाँ पे हिंदुइज्म के नाम पे जो वो आ गए हैं वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो मजहब जिम्मेदार है और इंसान जो मजहब को फॉलो करते हैं वो जिम्मेदार है।
अगर हमारे कंट्रीज ट्रूली सेकुलर बने और सेकुलरिज्म को आगे लेके आए और मजहबी नफरत कम करें तो हम बहुत अच्छे मुल्क बन सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि जो भी बंदे स्क्रीन पर अपनी फेस दिखा, आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को, हाँ कि अगर एग्जैक्टली। इतनी छूट नहीं मिल रही है जी, तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो अब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और दर्शकों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो मेन प्रॉब्लम है रिलीजियस की, जो पूरे वर्ल्ड में 3 सबसे बड़े रिलीजन कहे जाते हैं, इसमें ईसाइयत है, मुस्लिम हैं और फिर हिंदू हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इनका कंसेप्ट है वो डायरेक्ट कोई ईश्वर है वो सीधे इंसान को पैदा कर देता है। जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट का चैप्टर 1 पढ़ें तो उसमें जो बताया गया है कैसे जल बना, कैसे धरती बना, ये सारी चीज़ें बनी, तो इस तरह की गलतफहमी बनी हुई है। दूसरी चीज़ कि अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम में भी जो अर्थ का फॉर्मेशन बताया गया है और जो आदम हवा ह्यूमन का जो बताया गया है कि अल्लाह बना देता है, इसी तरह से जो हिंदुइज्म है इसमें भी इसी तरह का कंसेप्ट है कि ब्रह्मा जो है, मनुस्मृति के चैप्टर 1 में दिया हुआ है, ब्रह्मा कैसे धरती बना देता है, दुनिया बना देता है, और वेद पढ़ के कैसे लोग पशु पंछी और इंसान जानवर जन्म लेने लगते हैं। तो इस तरह की फर्जी सारी बातें लिखी हुई हैं, और तो इन सब की जो काट है वो है एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि इंसान कैसे जन्म लिया। क्या इन तीनों रिलीजन में जो बताए गए मेथड हैं, अगर वो चीज़ हम देख ले कि इंसान कैसे आया साइंटिफिक रूप से, तो यहीं से ये चीज़ें क्रॉस हो जाती है। अगर वो बात, अगर साइंस की बातें अगर सही हो गई तो फिर रिलीजियस की बातें गलत हो जाती है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे गालिब जी से। गालिब जी, इस पर आप अपनी पक्ष रखिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन के क्या वो हैं, प्रूफ हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, और जो रिलीजियस टेक्स्ट में जो बातें लिखी हैं वो कैसे गलत हो जाती हैं फिर। जी सर, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं फिर अभी? हाँ हाँ, जी जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, ये आ गया, ये हो गई है शेयर। स्क्रीन आज शेयर नजर नहीं आई अभी तक आपको? नहीं नहीं, मुझे अभी वो तक नीचे दिखाई मेरे नहीं नाम पड़ के रहा साथ आ है। रही होगी, उस पर क्लिक करें नीचे। मेरी मेरी नीचे उसके साथ यहाँ पे मुझे अभी नहीं दिखाई आप पड़ उसे ऐड रहा है। करेंगे, आप स्क्रीन को ऐड करेंगे। अभी तक नजर नहीं आई है? नहीं, वो हाँ अब आ रही है। अब मैं अब आप इसको उसको क्लिक ऐड कर कर दें। देता हूँ। अच्छा जी, तो हम आज बेसिकली इस चीज को देखेंगे कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ। बड़े क्वेश्चंस होते हैं और भी, ठीक है, हम करते रहते हैं बातें और चीजों पर भी। कॉस्मिक एक पूरी पूरी यूनिवर्स की भी एक एवोल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स पे सिर्फ टच करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं टच करेंगे। बाकी ये मैंने जो पूरी आज जो चीजें आपके सामने रखूंगा वो सब की सब बस समझ लें कि हमने, कहते हैं कि बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग का भी जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, उसको टच करेंगे हम। बाकी चीजें बहुत गहरी हैं और बहुत ज्यादा और चीजें, और बड़ा टाइम लगेगा अगर हम हर चीज को देखना शुरू करें तो जी, मजहब क्या कहता है? मजहब कहता है कि इंसान कैसे बने। इंसान जो है वो खुदा की या गॉड की सबसे प्यारी क्रिएशन है, और उसके लिए ही खुदा ने सब कुछ बनाया। आसमान, सितारे, सूरज, चांद, धरती, दरिया, समंदर, हर चीज इंसान के लिए बनाई। जानवर भी इंसान के लिए बनाए, सब कुछ इंसान के लिए बनाया, ये रिलीजन कहता है। या फिर इसके अंदर क्या है, तो हम ये बिलीव करते हैं कि खुदा ने बड़े स्पेशल तरीके से हमें बनाया है, गॉड ने या ईश्वर ने, जिसने भी, ठीक है, हमें बड़े स्पेशल तरीके से बनाया। हम बहुत स्पेशल है, हम सबसे इंटेलिजेंट है, इसलिए जमीन के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा हक है, सारी चीजों पे हमारा सबसे ज्यादा हक है। मगर हजारों साल तक लोग यही मान रहे थे, हजारों साल तक। यानी अगर आज से आप 200 साल पीछे चले जाएं तो लोग ये मानते थे कि वाकई सब कुछ खुदा ने बनाया है। लोगों के पास इस बात का कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था कि चीजें कहां से आती हैं। गो के बहुत से लोग ऐसे थे जिनको डाउट था कि जो कहानियां इन सेक्रेड रिलीजियस बुक्स के अंदर लिखी हैं वो ठीक मालूम नहीं होती। मगर क्या है, उनके पास कोई
कोई ठोस बात नहीं थी, कोई जो है ना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो काउंटर आर्गुमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये काउंटर आर्गुमेंट किसने दिया? ये जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया, जब उन्होंने अपनी तकरीबन 1878 के अंदर अपनी बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और फिर दूसरी बुक डिसेंट ऑफ मैन, उसके अंदर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सामने रखा। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिलीजियस लोग क्या कहते हैं? हाँ, वही थ्योरी जिसके अंदर ये कहा गया कि इंसान बंदर से बना, ठीक है। तो इंसान बंदर से नहीं बना, इंसान के जो एंसेस्टर हैं वो किसी टाइम इंसान के और बंदरों के एंसेस्टर सेम थे, मगर करते करते ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हम उधर से बदलते बदलते, हर जनरेशन के साथ बदलते बदलते हम आज इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि आज हम इंसान हैं और बंदर जो है वो अपनी जगह पे हैं। मगर बंदरों से रिलेशन जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बंदरों से रिलेशन जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर जाहिर बात है, आप अपने पास्ट से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। जो आपका रियल पास्ट है आप उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि सारे इंसान जो हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम है। ये हमारी स्किन का कलर डिफरेंट हो सकता है, हमारे बालों की शक्ल डिफरेंट हो सकती है, मगर इंसान से उसकी खाल उतार दें तो नीचे से सारे इंसान एक ही हैं, ठीक है। सब कुछ एक है अंदर से, सही है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बना, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर हम जिस धरती पर रहते हैं वो बिग बैंग के बाद नहीं बन गई थी, उसको बनने में बड़ा लंबा अरसा उसके बाद लगा, यानी तकरीबन 9 बिलियन ईयर्स गुजर गए थे। 9.2 बिलियन ईयर्स जो हैं यूनिवर्स को बने हुए गुजर गए थे, और जमीन का कोई नामो निशान नहीं था, हमारे सूरज का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी में एक जगह पे एक क्लाउड था, एक बादल था, नेबुला जिसको आप कहते हैं। उसके अंदर बहुत सी गैसेस थी, और जिस तरह के आपको इधर एस्टेरॉइड्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे मौजूद थे। तो वो जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द कहीं घूमता जा रहा था, और वो करीबी ऐसा हुआ कि कोई स्टार सुपरनोवा हो गया। जब स्टार सुपरनोवा होता है तो वो उसने क्या किया, उसने उसके अंदर से जो एनर्जी निकली, उसने इस नेबुला के अंदर एक कंप्रेसिव वेव बना दी, यानी कंप्रेशन हुआ। जब वो कंप्रेशन हुआ तो ये जो नेबुला अपनी ग्रेविटी के नीचे क्या होने लगा, सिमटने लगा। ये सिमट रहा था, जब ये सिमटता जा रहा था, दरमियान में सूरज बन गया और आसपास जो है सितारे बन गए, और हमारा सोलर सिस्टम तैयार हो गया। पहले 500 मिलियन साल तक तकरीबन सोलर सिस्टम खासी कियोटिक सी जगह थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सितारे हैं, खासतौर पे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो कि प्लैनेट अर्थ है, इसके ऊपर क्योंकि बहुत सारा जो रेमनेंट डेब्री था, जो कि बाकी का मादा था या जो मैटर था वो बचा हुआ, वो अभी भी किसी जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं, ये प्लैनेट्स के अंदर या सूरज के अंदर गिर रहे हैं, गैस सूरज के अंदर गिर रही है, प्लैनेट्स के अंदर गिर रहे हैं। तो जमीन जो थी उसकी हालत क्या थी? अब ये एक्रीशन डिस्क है सोलर, यानी पहली जो सिचुएशन है वो ऐसी थी, ठीक है। मगर दूसरी सिचुएशन कैसी थी? ऐसी हो गई कि एक डिस्क की शक्ल में अब आप देख रहे हैं कि प्लैनेट्स बन रहे हैं, और जहां जहां से प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते जा रहे हैं, जिधर इधर से जाते हैं, अपनी ग्रेविटी की वजह से गैस को और मैटर को अपने अंदर अट्रैक्ट करते जाते हैं। और ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ कि जिस तरह बादल थे पहले और बाद में बारिश हो जाती है तो आसमान साफ हो जाता है, इसी तरह जब ये बादल जो गैसों का था, ये यहाँ तो सूरज ने इसे अपने अंदर डाल लिया गैसेस को, या फिर प्लैनेट्स ने गैसेस और मटेरियल को अपने अंदर डाल लिया, और जिसको आप मीटरोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं क्लियर स्काई हो गया। में सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई कि क्लियर स्काई हो गया। मगर जमीन कैसी थी शुरू में? अब जमीन जब शुरू में बन रही थी तो अब आपको पता है कि एक एस्टेरॉइड अगर गिरता है तो उसके अंदर वो गोली से भी 20, 25, 30 टाइम्स उसकी स्पीड होती है। तो जब वो गिरता था जमीन के ऊपर तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती थी कि वो एनर्जी जब आके जमीन के ऊपर लगती थी तो वो सारी एनर्जी जमीन के अंदर डिपॉजिट हो रही है। तो जमीन जो शुरू में थी वो बिल्कुल एक आग का गोला थी, जिसके ऊपर हर तरफ लावा ही लावा था, ठीक है। और उसके ऊपर पांव रखने के लिए आपके पास कोई भी सॉलिड जगह नहीं थी, ठीक है। वक्त के साथ साथ फिर क्या हुआ कि जमीन जब ये एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स, जो कि यानी जब जमीन बनी
उसके पहले 100,000 लाख साल के अंदर तो ये हिसाब था कि हर वक्त ही एस्टेरॉइड गिर रहे थे। कभी एक इधर गिर रहा है तो 100 फुट के फासले पे दूसरा गिर रहा है, तो आगे गिर रहा है, तीसरा चौथा, यूं करते करते इतने एस्टेरॉइड गिर रहे थे कि उनकी डिपॉजिट की एनर्जी की वजह से और हीट की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जमीन की सरफेस जो है वो सॉलिड हो सकती। तो फिर ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ये हैवी बम्बार्डमेंट का पीरियड एंड हुआ, उसके बाद जमीन का क्रस्ट जो है क्या होना शुरू हो गया, ठंडा हो गया, और सरफेस जमीन की जो है वो एक सॉलिड बननी शुरू हो। ठीक है, मगर जमीन आज भी अंदर से गर्म है। मेंटल, एज़ोनोस्फीयर, आउटर कोर, ये तीनों के तीनों क्या है, लिक्विड या सेमी लिक्विड है। इनर कोर जो है वो प्रेशर की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है जी। तो जितने भी आज आतिशफशां पहाड़ फटते हैं, बेसिकली आतिशफशां पहाड़ क्या होता है कि एक कोई ट्यूब होती है जो ऊपर जमीन तक आ रही होती है, और जमीन का जो बिल्कुल इंटीरियर के अंदर जो गर्म चीजें हैं वो उधर से पिघली हुई बाहर निकलने शुरू हो जाती हैं। तो जमीन के ऊपर पाए जाने वाले सबसे पुराने जो पत्थर हैं वो तकरीबन 4.46 बिलियन ईयर्स के पाए गए। और वो किस तरह होता है, वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है, मुख्तलिफ मटीरियल्स की मुख्तलिफ कार्बन रेडियोमेट्रिक एजेस होती हैं, हाफ लाइफ होती हैं। उन हाफ लाइफ के मुताबिक आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मटेरियल कितना पुराना होगा। ठीक है, तो ये है जो बात है कि जमीन बन गई। अब जमीन जब बन गई तो उसके बाद क्या है, ये हमारे पास एक, ये मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, ये हमारे पास एक छोटा सा मैप है जो कि हमें ये बताता है कि हम कितने पुराने हैं और जमीन कितनी पुरानी है। जमीन बनी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, 4527 मिलियन ईयर्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जमीन बनी। और हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड जो मैं कह रहा था कि एस्टेरॉइड्स गिरते जा रहे थे, वो कब खत्म हुए, वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले खत्म हुए। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का जमीन के ऊपर कब एवोल्यूशन हुई, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो कौन से, वो कब हुए, 3 अरब और तकरीबन 200 मिलियन साल बाद, 3.2 बिलियन ईयर्स पहले आज से फोटोसिंथेसिस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन पे पाए गए। ठीक है जी। फिर क्या है, फर्स्ट मेजर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स 2300 मिलियन ईयर्स, यानी 2.3 बिलियन ईयर्स पहले ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट जिसको कहते हैं कि जमीन के ऊपर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने पहली दफा क्या करना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करके उससे ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, जमीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, इस सारे टाइम के अंदर 4 बिलियन ईयर्स से लेके 2.3 बिलियन ईयर्स के दरमियान ऐसा हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जिसके अंदर ये भी बात होती है कि इसके दौरान भी कहीं जो है वो लाइफ मौजूद थी, मगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ थी। इवन के 4 बिलियन ईयर्स पहले ही जमीन के ऊपर जैसे ही हैवी बम्बार्डमेंट एंड हुई, उसी टाइम से ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल्स भी हैं और कुछ एविडेंस भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक लाइफ के मिले हैं जो कि बताते हैं कि शायद उस वक्त लाइफ थी। ठीक है, उससे जो अगली चीज है वो यूकैरियोट्स जो है वो हैं। यूकैरियोट्स कौन है, हम यूकैरियोट्स किस्म की लाइफ हैं जो कि डिवाइड होते हैं सेल, और एक सेल से दूसरे सेल, और इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स की ही टाइप से निकले हैं। तो ये कब इवॉल्व हो गए थे, ये तकरीबन हमारे पास ये तकरीबन 2.3 बिलियन ईयर्स पहले ये तकरीबन इवॉल्व हो चुके थे। फिर इसके बाद आते हैं, ये फिर एक ग्लेशिएशन का पीरियड शुरू हो गया। ठीक है, जो कि किस वक्त से शुरू हुआ है, हमारी जमीन के ऊपर तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स से ये जो है ना ये पीरियड शुरू हो गया। एक पहली ग्लेशिएशन थी, फिर दूसरी ग्लेशिएशन ये, या फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जिसको कहते हैं, जब पहली दफा ऐसे लाइफ ऑर्गेनिज्म हमें मिलने शुरू होते हैं जिनके फॉसिल मौजूद हैं। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कब होती है, 540 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है जी, यानी सिर्फ और सिर्फ आधा बिलियन ईयर आज तक इसमें हुआ है कि हमें प्रॉपरली फॉसिल मिल रहे हैं। उससे पहले हमें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे, उनके कोई खास फॉसिल हमें कभी भी नहीं मिलते, बड़ा मुश्किल है उसको डिसाइड करना, ठीक है, देखना उसको। तो ठीक है, फिर लैंड के ऊपर प्लांट्स कब आते हैं, 380 मिलियन, यानी 38 करोड़ 38 करोड़ ईयर्स पहले जमीन के ऊपर जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स 380 मिलियन साल पहले आते हैं, और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये हो जाती है तकरीबन
540 मिलियन ईयर यानी 54 करोड़ साल पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास लैंड प्लांट्स आते हैं इस पॉइंट पे कहीं तकरीबन 380, यहाँ पे हम तकरीबन 380 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं। और मैमल्स कब आते हैं? तकरीबन को 70 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास मैमल्स आते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो नॉन एवियन डायनासोर्स हैं वो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास आ रहे हैं इसी पॉइंट पे कहीं तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ साल पहले। और होमिनिड कब आते हैं? जो हमारी फैमिली है, जो हमारे कजन स्पीशीज हैं, जिसमें निएंडरथाल्स आ गए, होमो इरेक्टस आ गया, होमो हिल्डरबर्जेंसिस आ गया और काफी सारे, सिर्फ 2 मिलियन साल पहले इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आप विकिपीडिया से उठा सकते हैं, इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं और इससे अंदाजा ये होता है कि इंसान, अब जब हमारा जो फैमिली स्पीशीज है वो 2 मिलियन साल पहले आया और हमें जमीन पे आए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं सिर्फ। तो ये 3 लाख साल और 4.6 बिलियन साल यानी 4 अरब 4.6 अरब साल और दूसरी तरफ 3 लाख साल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो ऐसे है जैसे आज पैदा हुए हैं, दूध पीता बच्चा कहना भी जो है वो गलत बात होगी। यानी इतनी ज्यादा लंबी तारीख है जमीन की। ठीक है, हम समझेंगे हम बड़े स्पेशल हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। हम जो हैं, जितने भी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन पे इवॉल्व हुए हैं उनमें से हम एक हैं। तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो फिर कुछ ये बातें होती हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो कौन से मानते हैं कुछ लोग। फॉसिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के प्रेसिपिटेट्स, जहां पे कोई चीज सॉलिड बन जाती है वहां पे हमें क्रिस्टलाइज हुए ये कुछ मिलती हैं चीजें। और ये भी कहा जाता है कि अर्लीस्ट टाइम जहां पे जमीन के अंदर जिंदगी मौजूद थी वो 3.77 बिलियन ईयर्स है, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी इनकी करने से पता चलता है। इसके बाद क्या 4.2 कुछ कंप्यूटर मॉडल्स ये शो करते हैं कि 4.2 बिलियन ईयर्स पहले जमीन पे जिंदगी थी। इवन के कुछ कंप्यूटर मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कि 4.41 बिलियन ईयर्स और 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही वो कहते हैं कि ओशंस के अंदर, जैसे ही ओशन जमीन पे बन गए थे यानी समंदर बन गए थे, उसी टाइम जमीन पे जिंदगी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एविडेंस है अर्लीस्ट का वो जमीन पे लाइफ का वो माइक्रोफॉसिल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि परमिनरलाइज्ड हुए हैं, मिनरल्स के अंदर कहीं ट्रैप हुए हैं। वो 3.465 बिलियन ईयर्स पहले हमें पहले फॉसिल्स जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिलते हैं। अच्छा, तो अब एवोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें एक बहुत ही छोटी सी एक फील्ड है जिसे आप कहते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। मगर क्योंकि हम इंसान हैं तो इसलिए हमने सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे की है और हम किसके बारे में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं कि हम कहां से आए हैं। जैसे साइंस जर्नी में शुरू में बताया, क्वेश्चन ये है कि हम कहां से आए हैं। अब इसका जवाब तो सबने देने की कोशिश की है, हर मजहब भी इसका आंसर देता है, फिलॉसफी भी इसके आंसर देती है, मगर मैं कहता हूं किसी भी दूसरी चीज का आंसर मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आंसर किसका? साइंस का, बायोलॉजी का। तो एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, एवोल्यूशन को देखने के लिए, एवोल्यूशन जो है वो एक तो पहली बात यह है कि एवोल्यूशन जो है उसका एविडेंस सिर्फ बायोलॉजी से नहीं मिलता। ठीक है, मैं खुद जियोफिजिक्स हूं, जियोलॉजी मैंने पढ़ी है, जियोलॉजी एवोल्यूशन के बगैर नहीं कंप्लीट हो सकती। ठीक है, अब कितने डिसिप्लिन है जो कि एवोल्यूशन का हमें जो है वो एविडेंस देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो जी यहाँ पे आप देखें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेट्स जो है, आर्कियोलॉजी, पेलियंटोलॉजी जो कि फॉसिल्स की स्टडी है, न्यूरोबायोलॉजी, इथोलॉजी, इवन के एथिक्स भी आज, लिंग्विस्टिक्स, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स। मतलब मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जिससे आपको एवोल्यूशन का पॉजिटिव जो है वो एविडेंस ना मिल रहा हो। ठीक है जी, तो जेनेटिक स्टडीज शो दैट प्राइमेट्स, जो प्राइमेट हैं, जो कि बंदर टाइप के जानवर हैं, जो कि थोड़े बड़े बंदर होते हैं, वो कब इवॉल्व हुए? 85 मिलियन साल पहले। और जो है वो 85 मिलियन साल पहले ऐसे जानवर मौजूद थे जो कि प्राइमेट्स की तरह के हो सकते हैं। और 55 तकरीबन मिलियन साल पहले क्या हुआ है, हमारे पास फॉसिल्स मिलते हैं जो कि हमारी लाइफ की तरफ आते हैं। तो 85 मिलियन ईयर्स पहले
जो प्राइमेट्स थे वो मैमल्स से अलग हो गए थे, ठीक है। और लेट क्रेटेशियस पीरियड था, और उसके बाद इनके जो पहले पहले फॉसिल्स हैं वो 55 मिलियन साल के मिलते हैं तकरीबन। तो ये एक लीमर की तरह का एक जानदार है जिसका एक 50 मिलियन साल पहला एक इसका फॉसिल हमें मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व है। ये जो डार्क ब्लैक और ग्रे टाइप की चीज आपको नजर आ रही है, ये इसका इवन के इसे पढ़ के इसे देख के हमें ये भी पता लगता है कि इसका गोश्त और इसकी फर भी थी, मतलब इसकी फर भी थी, वो भी फॉसिलाइज हुई है, और इसका स्केलेटन बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हुआ हुआ है, जिसके जरिए हमें पता लगता है कि ये जानदार कैसा होगा। तो ये एक मैमल है जिसके दांतों से पता लग जाता है, जिसके कुछ और फीचर्स होते हैं मैमल्स के, कान की हड्डी होती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि ये मैमल है, ये रेप्टाइल नहीं है, डायनासोर का भी जो है ना वो बर्ड टाइप का भी नहीं है, ये मैमल है, ठीक है। तो ये, मगर हम जो हैं, हम कहां से आते हैं? हमारी जो एवोल्यूशन है वो तकरीबन 31 मिलियन साल पहले हमारा और ओल्ड वर्ल्ड मॉन्कीज यानी जो बंदर हैं, जो कि अफ्रीका और एशिया यूरेशिया में रहते हैं और यूरोप में, इनका और हमारा एक एंसेस्टर मौजूद था, ठीक है। 20.4 अरब साल पहले यानी 20.4 बिलियन ईयर्स पहले हमारा और गिबोन और लेसर एप्स जिनको कहते हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर मौजूद था। फिर होमिनिडाई आ जाते हैं 15.7 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, जब हमारा और ओरंगटान्स का एक कॉमन एंसेस्टर मौजूद था। फिर 8.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा और चिंपैंजी का जो कॉमन एंसेस्टर था वो गोरिल्ला से अलग हो गया था। और फिर होमिनाई में हम आते हैं 6.3 मिलियन ईयर्स पहले, हम और चिंपैंजी, हमारा एक कॉमन एंसेस्टर मौजूद था जमीन के ऊपर, ठीक है जी। अब फॉसिल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल ऐसे बनते हैं कि जी कोई जानदार है वो मर गया, ठीक है, एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की हमें क्या चाहिए होती है, उसके लिए हमें एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की सिचुएशन चाहिए होती है। अब एक जानदार मर गया, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा, उससे साथ ही बैरी हो जाना चाहिए। जब वो बैरी हो जाता है और बैरी होने के बाद फिर उसका एक डिके का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि जानदारों के अंदर हड्डियां भी होती हैं, दांत भी होते हैं और ये हार्ड पार्ट्स हैं, ये जो है डिके नहीं होते, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होते डिके। फ्लैश जो है, जो गोश्त है, वो तो डिके हो जाएगा, मगर ये बचे रहेंगे। जब ये बचे रहते हैं तो फिर क्या होता है? फिर क्या हो जाता है जी, हमारे पास क्या आ जाता है, वो हड्डियां बच जाती हैं। और हड्डियां जो हैं, आप ये ना समझें कि अगर सारे ऑर्गन्स गल सड़ भी गए तो हड्डी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताती। हड्डी बहुत सी चीजें बताती है, जैसे कि इंसान की स्कल की जो हड्डी है उसे देख के ये पता लग जाता है कि उसका जॉ का मसल जो है वो कितना बड़ा होगा। कॉलर बोन्स को देख के पता चल जाता है कि उसका मस्कुलर मास बाजुओं का और शोल्डर का कितना होगा, ठीक है। चेस्ट कैविटी को देख के पता लग जाता है कि उसके वो कितना, उसका जो वो चौड़ा होगा, पतला होगा, कैसा होगा, ठीक है। पाँव को देख के ये पता चल जाता है कि ये बाइपीडल है, 2 पाँव पे चलने वाला है या 4 पाँव पे चलने वाला है। हाथों को देख के पता लग जाता है कि ये टूल्स यूज करता है कि नहीं। अगर अंगूठे बहुत लंबे हैं, जैसे हमारे अंगूठे लंबे होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये टूल्स यूज करता है कि नहीं। अगर पाँव में भी हाथों जैसी सिचुएशन है कि उंगलियां लंबी लंबी चारों अलहदा और अंगूठा अलहदा, तो हमें इस बात का पता कि ये प्योर बाइपीडल नहीं है, ये जो है जमीन के ऊपर बहुत कम चलता है, ज्यादा दरख्तों में रहता है। तो ढांचे को देख के बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। जब जानदार मरता है उसके बाद क्या होता है, वो बैरी हो जाता है। बैरी होने के बाद उसके पार्ट्स डिके कर जाते हैं। डिके होने के बाद क्या होता है, जो हड्डियां हैं और जो दांत वगैरह हैं वो साबित बच जाते हैं। ऊपर से फिर जो है मजीद मिट्टी और पत्थर और सब कुछ पड़ता रहता है, वो बहुत ज्यादा नीचे जाके बैरी हो जाता है। जब वो नीचे जाके बैरी होता है तो क्या होता है, फिर जो भी जिस जगह वो बैरी हुआ है उस जगह पे जो मिनरल्स, उस जिस रॉक लेयर में वो बैरी हुआ है उसमें जो मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, हड्डियों के अंदर भी माइक्रोपोर्स होते हैं, वो उनके अंदर जाके शामिल हो जाते हैं, उन पोर्स को मिनरल फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ढांचा पहले बड़ा कमजोर सा था वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फिर सरवाइव करता है, क्योंकि समझ लेंगे वो ढांचे का एक कास्ट बन जाता है पक्का। और उसको जब फिर आप निकालते हैं तो क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि जानदार का ढांचा कैसा होगा। उसके ढांचे को देख के फिर आप कंपेयर करते हैं आज के जानदारों से। जैसे कि हम आगे चलेंगे, बातें करेंगे कि कौन सा एंसेस्टर कैसा था और कैसे हमें पता लगता है कि वो ऐसे चलता था, ये कर रहा था, इस तरह कर रहा था। वो सारी बातें आहिस्ते आहिस्ते आगे चलेंगी। तो फॉसिल क्या होते हैं, रॉक की लेयर्स के अंदर छुपे हुए होते हैं, उनको फिर निकाला जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, उनकी
रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है, रॉक लेयर्स का भी एज पता होती है किस एज की है। उसके अंदर जब हम देखते हैं कि इस एज की रॉक से ये निकला है, तो हमें पता होता है कि ये जानदार इतने मिलियन साल पहले मरा होगा। और फिर मोस्टली जितने भी हमें फॉसिल मिलते हैं वो ज्यादातर उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो आज नहीं है। जैसे निएंडरटॉल के फॉसिल, सबसे ज्यादा हमें निएंडरटॉल के फॉसिल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि निएंडरटॉल्स भी अपने मुर्दों को, मरने वाले फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को वो बरी करते थे, वो उनको दफनाते थे। तो इसलिए उनके सबसे ज्यादा मिलते हैं, उनकी प्रिजर्व हुई लाशें, उनके ढांचे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो फॉसिलाइजेशन जो है वो क्या है? एक डायरेक्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का, क्योंकि बहुत सी चीजें बताती है। अब जैसे इधर आप देखें, ये जो एक तस्वीर है, ये हमें क्या दिखा रही है कि ये मछली कैसे फॉसिलाइज होती है। पहली स्टेज में क्या होता है, ये गोश्त भी है इस पे, अभी ये मरी है, ये गोश्त का ढांचा है साथ, मगर क्या होगा, कुछ देर बाद ये गोश्त गल सड़ जाएगा। ये 3 लाइनें धुंधली से आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली ये स्टेज ऑफ फॉसिलाइजेशन को शो करती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहली में गोश्त था, वो गल सड़ गया, सिर्फ ढांचा रह गया दूसरी में। और तीसरी में क्या हुआ है, ढांचे के अंदर मिनरल्स इनफिल्ट्रेट कर गए और हमारे पास फॉसिल का इस ऑर्गेनिज्म के ढांचे का एक कास्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि होता है इस तरह से। हमारा और चिंपैंजी की और हमारी बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो है चिंपैंजी के साथ 98% जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। इंसान का भी जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है पिछले 10 साल के दौरान, चिंपैंजी का भी हो चुका है, निएंडरटॉल का भी हो चुका है, तीनों के हो चुके हैं। और हमारे पास इन तीनों के पूरे जेनेटिक सीक्वेंस हैं, और उनको कंप्यूटर्स के जरिए और दूसरी जेनेटिक कंपैरिजन की टेक्निक्स के जरिए कंपेयर किया जाता है। तो क्या होता है, हमें 100% पता लग जाता है कि इन दो जानदारों के दरमियान कितनी जेनेटिक जो है वो सिमिलरिटी है। तो क्या हुआ, ये एक है ये बड़ा मुश्किल नेम है, सहेलनथ्रोपिस चाडेंसिस। तो ये मेरी जुबान पे नहीं चढ़ता, आई एम सॉरी। तो ये जो सहेलनथ्रोपिस चाडेंसिस है, ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है जो कि होमिनाई फैमिली से, यानी अफ्रीकन एप्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये इसके जो फॉसिल्स मिले हैं वो तकरीबन 7 मिलियन साल पुराने, यानी 70 लाख साल पुराने। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉसिल मिला था 2002 में, जिसके अंदर उसकी खोपड़ी थी। और क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी के अंदर का जो उसका मतलब, क्रेनियम जो है खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। क्रेनियम को देखने से यह पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है वो अंदर कितना स्पेस है। जितना भी स्पेस है उसके अंदर वाली साइड पे खोपड़ी के, उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि इसका ब्रेन कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जो फॉसिल है, इससे हमें पता लगता है कि ये चिंपैंजी और ह्यूमन डाइवर्जेंस के करीब कहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये चिंपैंजी का भी कॉमन है, चिंपैंजी का और इंसान का कॉमन एंसेस्टर भी हो सकता है, और हो सकता है कि उससे थोड़ा सा कुछ बाद का हो। यानी अगर ये हमारा एंसेस्टर ना भी हो तो भी हमें जो हमारा एंसेस्टर है उसके बारे में ये खासी इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो ये जो है, ये इसको फिर हम आगे देखेंगे। इसका दिमाग कितने सीसी का था? 320 से 380 सीसी, यानी इतना छोटा सा इसका दिमाग था। और इंसान का जो है तकरीबन 1600 सीसी का, क्यूबिक सेंटीमीटर का दिमाग होता है। तो ये तकरीबन इंसान के दिमाग से ऑलमोस्ट जस्ट 1/4 था, बहुत छोटा सा इसका दिमाग था। मगर अगर इसकी हम ऊपर से ये ब्राउ रिज देखें जो कि हमारी ये होती है, तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी जो खोपड़ी के ऊपर मसल है, जो कि बेसिकली जो खोपड़ी का जो जबड़े का मसल होता है ना, वो खोपड़ी के ऊपर से आ रहा होता है। ठीक है, और वो उसके साथ अटैच होता है, इस वजह से जब वो मसल मूव करता है तो आप चबा सकते हैं। तो इसका मसल काफी स्ट्रांग था, जिसका मतलब है कि हमें पता लगता है कि ये बड़ी हार्ड किस्म की डाइट खाता होगा, या तो रॉ प्लांट्स वगैरह, और हो सकता है छोटा मोटा गोश्त वगैरह, वो हड्डी, इस तरह की चीजें भी खा सकता है। तो इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं जी? ये बाकी होमिनिन्स के साथ इसके फिजिकल फीचर काफी कंपेयर करते हैं। ये इंसान की आज हमारी यानी होमोसेपियंस की ये स्कल है, ये चिंपैंजी की स्कल है, ये सहेलनथ्रोपिस की है, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो है ये भी हमारा एंसेस्टर है।
चिंपैंजी जो है वो आज दुनिया में हमारा क्लोजेस्ट जो है वो जेनेटिक रिलेटिव है। और ये सहेलंथ्रोपस जो है ये इसके और इसके दरमियान में कहीं इसकी शेप है, यानी इसकी जो चिन्ह है वो काफी आगे प्रोट्रूड की हुई है जिस तरह से चिंपैंजी की होती है। और इसकी स्कल कैविटी जो है वो भी तकरीबन जो उसका जी जो है वो तकरीबन चिंपैंजी के साथ और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के साथ मिलती है। अगर आप इंसान की खोपड़ी देखें तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो और इंसान की खोपड़ी बड़ी तो है मगर इसकी हड्डी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इनकी जो स्कल है वो भी बड़ी थिक होती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े मसल को सपोर्ट करती थी इसलिए वो बड़ी थिक भी होती थी। और फिर इनकी बाइट फोर्स जो है वो इंसान से कहीं ज्यादा होती थी। तो अब आप ये देख सकते हैं इन्होंने उसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की हुई है, तो आपको नजर आता है कि इसका चेहरा काफी फ्लैट है मॉडर्न एप्स के मुकाबले में, मगर फिर भी वो क्या है आगे की तरफ निकला हुआ जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। ये उन्होंने उसकी जो है प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद सारा कुछ देखा। हम देख सकते हैं कि इसकी जो आंखें हैं बाकी के एप्स की तरह पूरी ब्राउन सी लग रही हैं, व्हाइट पोर्शन कोई नहीं है, ठीक है। इसका नाक जो है बिल्कुल जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी और ओरांगुटान की तरह का है। और इसकी जो स्किन कलर है वो भी डार्क है क्योंकि ये हाई यूवी वाले इलाके में रहता था जो कि अफ्रीका है, ठीक है। तो इसकी जो ब्राउ रिज है यहाँ पे ये भी काफी बाहर की तरफ है जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है। और फेस जो सरप्राइजिंगली मॉडर्न है, बिल्कुल बंदरों जैसा नहीं लगता, मॉडर्न एप्स जैसा, मतलब हायर एप्स जैसा लगता है। और मतलब कुछ इस तरह का है कि वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से या फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज से नहीं मिलता, मतलब अमेरिका में रहने वाले मंकीज और यूरोप एशिया और अफ्रीका में रहने वाले मंकीज से नहीं मिलता, बल्कि ये एप्स से मिलता है जो कि अफ्रीका में रहते हैं, चिंपैंजी, बोनोबो, ओरांगुटान और गोरिल्ला, उनके साथ इसका ज्यादा मिलता है। और इसका जो है और इसकी खोपड़ी से मतलब अब ये पेलियोंटोलॉजी एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप खोपड़ी देख के ये बता सकते हैं, स्कल देख के ये बता सकते हैं कि इस जानवर की स्पाइन कैसी हो, क्योंकि एक खास किस्म की स्पाइन ही इस किस्म के सर को सपोर्ट कर सकती है। तो वो ये इससे ये पता लग रहा है कि इसकी स्पाइन जो थी वो सीधी खड़ी यूं थी, ठीक है, इस तरह वाली स्पाइन वाला नहीं था ये, बल्कि सीधी स्पाइन वाला जानदार था, ठीक है। अब दूसरा एक और फॉसिल है जो कि हमें मिला, ये तकरीबन आज से 3.67 मिलियन ईयर्स से 2 मिलियन ईयर्स के दरमियान ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो है ये था। ये इसके बारे में हमें ये पता है कि ये हमारा एंसेस्टर था, बहुत ज्यादा इस बारे में कहा जाता है। ये कैसे थे, इसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की फोटो आपने देखी है, हमें काफी इंसान से सिमिलरिटी नजर आ रही है। बट आगे देखते हैं इसका ब्रेन की जो कैविटी थी उसके अंदर कितनी जगह थी, 420 से लेके 510 सीसी, ठीक है जी। तो ये 26 से लेके 31 क्यूबिक इंच बनेगा। और इसका वजन कितना होता था, 40 किलोग्राम, यानी 88 पाउंड हमारे मुकाबले में, यानी बच्चों का जो वजन है हमारे 10 साल 5 साल के बच्चे का, 6 साल के बच्चे का, वो इसका वेट होता था, ये छोटा होता था। और ये 4 फीट और 7 इंचेस इसकी एवरेज हाइट थी, ठीक है। और इसकी जो नीचे कम हाइट है वो कितनी है, 4 फीट और 1 इंच। और फीमेल जो थी वो कितनी थी, 4 फीट और 1 इंच, 125 सेंटीमीटर और 30 किलो की होती थी। और अफ्रीकानस जो है बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का बाइपीडल था, ये चल सकता था 2 पाउंड, ठीक है। और मगर क्या था, ये इंसानों की तरह जो है क्या नहीं कर सकता, इंसानों की तरह एफिशिएंटली वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जो है वो मैं आगे चल के फिर आपको बताऊंगा कि इंसान का क्या मसला है। इंसान जो है वो बहुत जबरदस्त बाइपीडल है, और बाइपीडल होने के साथ साथ इंसान लंबा डिस्टेंस तक भाग सकता है, ठीक है। वो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे क्या है इस बारे में। इसके फिजिकल फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसकी हाइट जो है वो 3 फीट 7 इंचेस, और मेल की हाइट जो है वो 4 फीट 5 इंचेस। वेट इसका 55 से लेके 110 पाउंड, यानी 25 से 50 किलो के दरमियान। ब्रेन साइज इसका कितना है, 428 से लेके 625 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका है। और स्कल इसकी, उसको हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो पेल्विस है उससे पता लगता है इसकी, एक तो इसकी लंबी बाजुएं होंगी, ठीक है। इसकी बैकबोन हमारे पास है जिससे हमें पता लग जाता है कि इसकी लंबी होंगी। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो था वो क्या था, वो दरख्तों पर चढ़ता था, ठीक है। अभी भी वो वक्त नहीं आया था कि हम
मुकम्मल तौर पे या कंप्लीटली दरख्तों से उतर आए। अभी भी हमारा एक बाजू दरख्त के ऊपर ही था, ठीक है। हम थोड़ा एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाने के लिए हमारे ये एंसेस्टर जो है वो चल के जरूर जाते थे, मगर फिर भी उनका जो रियल रहने की जगह थी वो क्या थी, वो दरख्त ही थी, वो सेफ उधर ही फील करते थे, ठीक है। तो इसके काफी फसल मिले हैं। ये मिसेस प्लेस है एक, जो कि एक फीमेल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की एक 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 स्कल है जो मिली हुई है, ठीक है। फिर ये ट्वांग चाइल्ड के नाम का भी एक मिला हुआ है, और इवन के इसके ब्रेन जो है ना वो भी फॉसिलाइज रिमेन्स इसकी हमें मिली हैं। इसका जो पेल्विस है वो बाइपीडलिज्म के लिए यानी दो पांव पर चलने के लिए इवॉल्व हो चुका था, और ये काफी राउंडेड था। मॉडर्न एनिमल्स, मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा राउंडेड है, जिससे ये पता लगता है कि ये प्योर बाइपीडल नहीं था। और इसकी जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर 6 लंबर वर्टिब्रेट्स होती थी, जो कि आज कुछ मॉडर्न ह्यूमंस में भी देखी जा सकती हैं, सब में नहीं मगर कुछ में होती हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसकी हमसे रिलेशन है। शायद अगर किसी इंसान में 6 जो वर्टिब्रेट्स आ जाती हैं, लंबर वर्टिब्रेट्स, तो उसका मतलब ये होता है कि ये हमसे मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी स्कल अगर आप देखें तो कुछ जो नहीं ह्यूमन और एप लाइक फीचर्स नजर आते हैं, जैसे कि आंखों के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा कम है, ठीक है। फर्स्ट मोलर टीथ जो है वो जॉ के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये रिमेन्स ऑफ ब्रेन भी इसकी हमें मिली हुई है। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस का ये फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। शॉर्ट इसका फेस था और इंसान से ज्यादा मिलता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस से ज्यादा इंसान से इसका मिलता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस भी एक ऐसा है एंसेस्टर इंसान का, बट मैंने उसे इधर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये कोई 16 से 17 एंसेस्टर है। मैंने सिर्फ 4 से 5 इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वरना ये प्रेजेंटेशन जो है वो 6 घंटे पे चली जाती है, और जारी बात है कि मुश्किल है इतना लंबा जाना। तो डिस्टेंस बिटवीन द आईज इज नैरो, जिससे ये भी एक साइन है। जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता जा रहा था, आंखों के दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा था। आप बाकी के एप्स को देखें और इंसान को देखें, हमारी आंखों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। और चीक बोन्स जो है वो काफी ज्यादा वाइड नहीं थी इसकी, मगर यहाँ पे क्यों इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो था ये टीनेजर था, ठीक है। ये जो टरकाना बॉय वाला जो ये वाला जो इसका हमने फॉसिल देखा वो तो मगर हो सकता है कि अडल्ट्स के ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इसकी जो चिन है वो राउंडेड और छोटी है, मगर अभी भी हम देख सकते हैं कि इसका फेस आगे की तरफ प्रोट्रूड करता हुआ है। इंसान का सिर्फ नाक आगे की तरफ प्रोट्रूड करता है, बाकी सब कुछ इधर से, यानी इंसान का नाक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से फेस यूं करके और ये बनेगा। तो इसकी चिन काफी आगे जा रही है। अभी भी ह्यूमन लाइक फीचर्स है तो जरूर है, मगर बिल्कुल अभी भी हमारे जैसा ये नहीं है, ठीक है। इससे आगे आ जाता है होमो हैबिलिस, इसको कहते हैं हैंडीमैन। ये क्या करता था, ये आज से 2.3 से लेके 1.65 मिलियन ईयर्स पहले जो है मौजूद था, और इसके काफी फॉसिल्स हमारे पास हैं, ठीक है। और इसका ब्रेन साइज जो है वो 500 से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था, ठीक है जी। तो जो कि अब जो हमने पीछे देखा है, क्या उसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, उससे ये बढ़ गया इसका ब्रेन साइज। और इसकी बॉडी प्रोपोर्शंस जो है वो कैसी थी, होमो हैबिलिस की, मतलब इंसान की तरफ आ रही थी, ठीक है। और फिर होमो हैबिलिस जो है वो हंटर था या नहीं, इस बारे में काफी डाउट है। स्कैवेंजर था या हंटर था, ये इसका क्या चक्कर था, इस बारे में कुछ डाउट्स हमें नजर आते हैं। इसकी हाइट कितनी थी, 3 फुट से लेकर 4 फुट और 5 इंच के दरमियान, 3 फुट 3 इंच से लेकर 4 फुट 5 इंच के दरमियान। वेट इसका कितना था, 71 पाउंड। ब्रेन साइज वही जो हमने बताया 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ये एक हमें जो इसकी जो हमें मिली है स्कल, उससे ये पता लगता है कि इसका बैक जो है वो लार्ज और राउंडेड है। मतलब क्या कि जिसकी वजह से हमें एक तो ये पता लगता है कि इसका ब्रेन साइज जो है बड़ा हो गया। दूसरी बात है कि राउंडेड, पीछे से राउंडेड स्कल जो है ना, जो जितने भी ये चिंपैंजी, बोनोबो, ओरंगुटान है, इनकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ एलोंगेट होती है, मगर इंसान जो है उसकी राउंड होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका मिलता है। ब्रो रिजेस लेस प्रोनाउंस्ड देन होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की ब्रो रिजेस जो थी वो काफी बाहर निकली हुई थी, मगर इसकी थोड़ी कम हो गई है। दांत कितने थे, टीथ वुड हैव बीन क्वाइट लार्ज एंड ब्रॉड। तो दांत काफी बड़े और चौड़े चौड़े बड़े बड़े दांत थे, जिससे ये पता लगता है कि ये काफी
हार्ड किस्म की डाइट ये खाता था, जैसे बहुत सी घास फूस पत्ते इस तरह के खाता होगा, हो सकता है कि कोई फिर गोश्त भी ये खाता था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये क्या था, ये एक स्कैवेंजर था या क्या था। ठीक है, और इसकी बॉडी अगर देखा जाए, हमारे पास इसकी एक खोपड़ी और एक पाँव है, जिससे हमें पाँव को देख के ये पता चल जाता है कि ये बाइपीडल था। ठीक है, खोपड़ी को देख के ये पता लगता है कि इसकी स्पाइन कैसी होगी। ठीक है, तो ये इसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है जो उन्होंने की है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स के साथ ज्यादा इसका फेस मिलता है, मगर खोपड़ी के अंदर कुछ ह्यूमन लाइक ट्रेट्स इसके मिलते हैं। खोपड़ी इसकी स्मॉल थी, इतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है, पीछे मैंने आपको बता दिया ब्राउ रिजेस जो है वो इस तरह की थी, और बाकी चीजें फिर हम आगे देखते हैं। तो ये जो है होमो हैबिलिस की रिकंस्ट्रक्शन है। देखें, इसके फेस को देख के ये पता चलता है कि ये जो है इसके जो है वो च्यूइंग, काफी ज्यादा च्यूइंग ये करता था। ठीक है, तो च्यूइंग मसल्स दैट अटैच टू द चीक बोन्स एंड टू द टॉप ऑफ द स्कल आर मच स्मॉलर देन ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस, मेकिंग द फेस नार्वर। मगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस से इसका कम था। देखें, ये जो एक अभी हम ये देख रहे हैं कि एक ये जो है ना इस तरह ये आती जाएगी थोड़ी सी एक फेस जो है यहाँ पे एक डंप आता जाता है। वो जब जब जो जॉ मसल है छोटा होता जाएगा, तब तब ये क्या होता जाता है, ये जो थोड़ा सा जो डिंपल सा आता जाता है वो आता जाएगा। आईज क्वाइट वाइडली अपार्ट, काफी दूर थी एक दूसरे से। स्मॉल अपर जा विद क्वाइट ह्यूमन लाइक टीथ, दांत इंसानों जैसे थे। चीक बोन्स एंड नेजल बोन्स from which the external nose is reconstructed are positioned relatively low on the face. ठीक है, तो चीक बोन्स थोड़े नीचे आ चुके हैं। jaw more rounded than in earlier hominins, तो आहिस्ता आहिस्ता jaw ज्यादा से ज्यादा राउंडेड होता जा रहा है। और हमने पीछे देखा था उसका मुंह अगर इधर तक आया था तो इसका थोड़ा सा पीछे चला गया, और नाक थोड़ी सी निकलने लग गई है। बाल आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा उस तरह हो रहा है, मगर नाक जो है अब थोड़ी सी ह्यूमन लाइक नाक लगने लग गई है। पीछे हमने जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को देखा था, उसकी नाक जो है वो ज्यादा चिंपैंजी, बोनोबो और गोरिल्ला से मिलती है। इसकी जो है यहाँ पे फीचर्स इस तरह डेवलप होने लग गए हैं कि हमसे मिलती है। ठीक है, तो फेस शॉर्टर था, और फेस शॉर्टर देन दोज ऑफ अर्लियर होमिनिड्स। तो पिछले जो होमिनिड्स से उनसे शॉर्ट हो गया था फेस। हंटर था या स्कैवेंजर, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये सोचते हैं कि ये हंट करता था या नहीं करता था, मगर हमें ये पता है कि ये जो है पत्थर से छुरियां बनाता था। छुरी, पत्थर की छुरी कैसी होती है वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। और ये उससे बड़े से बड़े जानवरों के भी जो है ना वो फ्लैश को काट के और उसमें से गोश्त एक्सट्रैक्ट कर सकता था, इनर ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट कर सकता था। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा कुछ जो है ना ये कर रहा था। अच्छा, तो पत्थर के तो गालिब जी गालिब जी एक सवाल है कि जब ये हंटिंग कर रहा था तब क्या आग का आविष्कार हो चुका था? ये पका के खाता था या कच्चे ही खाता था तब? नहीं, अभी वो होमो इरेक्टस से आग शुरू होगी। ये इसके पास हमें कोई फॉलो नहीं मिला आग का। ठीक है, इवन के अभी होमो इरेक्टस, इससे अगला होमो इरेक्टस है, उससे आग शुरू हुई है। ये पत्थर के टूल्स इसके पास से मिलते हैं, मगर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट है कि ये स्कैवेंजर था कि मुर्दा जानवर को किसी ने और जानवर ने मारा है, या इसे क्या हाथ को मुर्दा लग गया ये उसको खा लेता था, या फिर ये खुद शिकार करता था। इस बारे में डिबेट है इसके अंदर। मगर होमो इरेक्टस का हमें पता है कि वो प्रॉपर जो है वो क्या था, वो शिकारी था। आप होमो इरेक्टस अब इसकी शक्ल देखें तो अगर किसी को ना ये बताया जाए कि ये इंसान नहीं है तो शायद वो समझ लेगा कि ये इंसान है। ठीक है, जबकि पिछला जो है इसके बारे में भी शायद कोई बंदा ऐसा होगा जो इसके बारे में भी कहे कि ये शायद इंसान है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइक फीचर्स नजर आने लग गए हैं, मगर इसके बारे में कोई भी नहीं कहेगा कि ये इंसान है। ठीक है, तो ये चीज आ गई है। अभी आगे ये होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है? अपराइट मैन, जो कि सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, ये 1.8 मिलियन ईयर से लेके 30,000 साल तक इवन के होमो इरेक्टस जमीन पे था। जब नेanderthal थे, जब इंसान थे, होमो इरेक्टस भी हमारे साथ ही जमीन पे मौजूद था। ठीक है, 5.3 इंचेस से लेके 6 फीट तक इसकी हाइट थी। वेट जो था इसका 40 से 60 किलो होता था। ब्रेन साइज इसका आप देख लें कि काफी बड़ा हो गया है, कम से कम 750 और ज्यादा से ज्यादा 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर। इंसान का जो है वो 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ब्रेन है। तो होमो इरेक्टस जो है वो काफी मॉडर्न करते हैं इसको हम कंसिडर। दूसरी बात है कि ये आग जलाता था, ये नेजे और भाले बना सकता था, ये पत्थर की कुल्हाड़ी भी बना सकता था। ये काफी एडवांस्ड किस्म का
जानदार था। तो इसकी हाइट जैसे कि हमने देखा है 1.6 से 1.8 मीटर, ठीक है। वेट जो है 80 से 150 पाउंड यानी 40 से 68 केजी, और ब्रेन साइज हमने 750 से 1300 क्यूबिक मीटर। अब देखें इसकी स्कल में हमें एक वाज़ेह चेंज नजर आ रहा है। उनकी स्कल्स यहां जा रही थी आगे की तरफ, मगर इसकी स्कल सडनली नीचे की तरफ आ रही है और मोर ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं इसके, ठीक है जी। थिक कील ऑफ द बोन रन्स अलोंग मिड लाइन ऑफ द स्कल। तो इसकी स्कल थिक थी, ब्राउ रिज जो है काफी आगे गई हुई है, ठीक है, और ऑक्यूपिचुअल बोन मोर अलाइंड देन इन मॉडर्न, ठीक है। तो ये जो बोन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है इंसानों से, और इसके अंदर ये इसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है कि किस तरह का था। तो ये इसकी पूरी की पूरी जो उन्होंने की है स्कल रिकंस्ट्रक्ट वो है। और दांत अगर हम देखें तो काफी इंसानों जैसे मिलते हैं, मगर इसके चीक बोन्स इंसान से काफी वाइड है, जिससे पता लगता है कि इसका जो जबड़ा था या जो इसका जॉ था वो इंसान से ज्यादा स्ट्रांग है। और ये काफी जो है वो क्या करती है, काफी बाइट फोर्स वगैरह इसकी थी, मगर इसने आगे जाद कर ली थी। आगे जाद करने की वजह से फिर आगे क्या हुआ वो आगे बात करेंगे। तो ये पत्थर की छुरियां जी जो ये बनाते थे, जिससे ये करते थे, मारते थे जानदारों को, और उनका गोश्त बड़े जानवर का भी ये अलहदा कर लेते थे। और इसकी जो लो बॉडी है, इसकी कुछ लो बॉडी हमें मिली है तकरीबन बोन्स, जिससे ये पता लगता है कि ये ट्रू बाइपीडल था, ये 2 पांव पे चलने वाला था। दरख्तों से इसका ताल्लुक उतना नहीं था जितना पिछले वालों का था, ठीक है जी। तो ये जो है होमो इरेक्टस की फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है। इसके पास स्मॉलर आइरिसेस यानी जो काला हिस्सा है आंख का वो कम हो रहा था। काला हिस्सा आंख का कम होना ये भी एक बड़ी एक वो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इंसान आंखों से इशारे से बात करता है। शिकार करने के दौरान आंख का इशारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि तू इधर चला जा, मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इससे ये पता लगता है कि इंसान जो है वो, ये जो होमो इरेक्टस था ये क्या कर रहा था, ये ग्रुप्स में शिकार करता था, और ये ट्रू शिकारी था, ये स्कैवेंजर नहीं था, ठीक है। तो हमें पीछे होमो हेबिलिस के अंदर ये चीज नहीं नजर आई, मगर इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसकी आइरिस का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है जी। डार्क स्किन कलर, क्योंकि अफ्रीका में रहता था, यूवी इंडेक्स बहुत हाई है। नेजल बोन्स जो हैं ये जो है वो ब्रॉड हैं, और नोज जो है वो इंसान और चिंपैंजी के दरमियान में ही कहीं एग्जिस्ट करता है। और इसका जो जॉ है वो अभी भी थोड़ा आगे की तरफ आता है, मगर उतना आगे नहीं है जितना पुरानों का था, जिनकी हम पीछे बात कर रहे हैं, और ना ही मॉडर्न ह्यूमंस जितना पीछे की तरफ अभी गया है। तो अगर हम देखें इसका पर्टिकुलरली हमें नाक आगे लग रहा है, चिन इंसान से फिर भी थोड़ी सी भी आगे है, अभी वक्त और लगेगा। स्ट्रॉन्ग च्यूइंग मसल्स रनिंग अप द साइड्स ऑफ द हेड वर एंकर्ड बाय अ बोनी कील along with the top of the skull. Wide flat cheekbones contribute to a broad face. तो इसका काफी चौड़ा फेस था होमो इरेक्टस का, ठीक है जी। अब हम इंसान के मजीद करीब आते जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपको ऐसे जी अच्छा, तो ये अब आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई अफ्रीकन ट्राइब का किसी का बंदा है जिसकी ये शक्ल है, ठीक है। तो ये क्या था, होमो हेल्डेंसिस जो था, इसका जो दिमाग था वो तकरीबन 1274 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था। और इसके फीचर्स, कुछ फीचर इंसान से मिलते हैं, कुछ निएंडरटॉल से मिलते हैं, और ख्याल किया जाता है कि ये दोनों का एंसेस्टर हो सकता है, ठीक है जी। तो इसके दांत जो है इंसान जितने छोटे भी नहीं थे और थोड़े बड़े थे, जिससे पता लगता है कि इसकी डाइट अभी भी कुछ ऐसी थी जिसके अंदर जो है ना ये पका के खा रहा था, मगर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो काफी हार्ड हों। तो इसके काफी कंप्लीट स्केलेटन हमें मिले हैं। लार्ज नेजल ओपनिंग है। अब ये जो खोपड़ी, अगर आप इसको दूर से देखें तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इंसान की खोपड़ी। और इसके अलावा इसके जो कॉलर बोन है काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे पता लगता है काफी मस्कुलर था। और इसके अलावा इसके साथ लो ब्राउ रिज है, यानी ब्राउ रिज अब छोटी होती जा रही है, यानी पहले ये बिल्कुल यूं बाहर निकली हुई थी, अब ये छोटी हो जा रही है, जिससे ये पता लगता है कि इसका जॉ मसल जो है वो छोटा हो गया था। लॉन्ग स्लोपिंग फोरहेड, ठीक है। अभी भी हमारा जो इंसान का ट्रेट है वो यूं ऊपर जाता है, फिर पीछे से आके पीछे से राउंड स्कल पे पूरी होती है। अभी भी इसकी जो है ना वो हाई यहाँ पे नहीं बनी, जिसका मतलब है कि इसका दिमाग अभी इंसान वाली सिचुएशन में प्रॉपरली नहीं आया था। अपर बॉडी कैसी थी? अपर बॉडी की बोन्स काफी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि ज्यादा निएंडरटॉल से मिलती थी।
ठीक है, होमो हिल्डरबर्जेंसिस से भी मिलती थी, और कुछ इंसान वाले फीचर्स भी इसके अंदर नजर आते हैं। नीचे वाली टांगें कैसी हैं? फर्मर, लॉन्ग एंड स्ट्रेट विद राउंड क्रॉस सेक्शन। तो इसकी जो थाई बोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग थी और स्ट्रेट थी, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि बाइपीडल था। लो लेग बोन्स हैव थिक शैफ्ट्स इंडिकेटिंग हाई लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, जिससे कि पता चलता है कि दो पांव पे बहुत ज्यादा चलता था, क्योंकि ये बोन जो है, जो लार्जर बोन है लेग के अंदर, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रही है। इवन स्मॉल बोन्स लाइक दोज ऑफ अ हैंड एंड फुट वर रिकवर्ड फ्रॉम सीमा डी लॉस ह्यूसिस बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन कंडीशंस इन द केव। तो क्या है, हमें पता लगता है कि इसके पांव भी बाकायदा बाइपीडल था। जैसे अब आप देख सकते हैं कि जो पिछले थे उनके अंगूठे यहाँ से बाहर निकले हुए थे, इसका अंगूठा बिल्कुल ये बाकी उंगलियों के साथ आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये प्रॉपर बाइपीडल है। अच्छा, अब इसकी हाइट कितनी थी? 4 फुट से 9 इंच से लेकर 6 फुट 1 इंच तक इसकी हाइट थी यानी, और वेट 110 से 150, 50 से लेके 68 केजी, यानी हमसे अभी भी ये हम इंसान जो है 70 केजी 80 केजी तक वेट जाता है। ब्रेन साइज कितना था? 1100 से लेके 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर, अभी भी इंसान से थोड़ा कम ही है। फिजिकल फीचर्स कैसे हैं जी इसके? अफ्रीका में काफी हमें होमो हिल्डरबर्जेंसिस की मिली हैं स्कल्स, और इनमें हमें ये पता लग रहा है कि 30 इंडिविजुअल्स की मिली हैं, जिसके अंदर ज्यादा बच्चे हैं, अडल्ट मैन हैं, वुमेन हैं, टीनेजर्स हैं। तो एनालिसिस इन बोन्स की से क्या पता चला है कि जी काफी रोबस्ट था और रिलेटिवली टॉल था, और जो अडल्ट मेल से वो 5 फीट 9 इंचेस से तक इनकी हाइट होती थी। कुछ जो है ना, इनमें हमें डिजीज का भी पता लगा है, और जिससे पता लगता है कि काफी हार्श कंडीशंस थी। तो इनकी केव से हमें इस तरह की पत्थर की छुरियां भी मिली हैं, जिनसे पता लगता है कि जी ये जो है वो क्या करते थे, इनसे जानवरों को मारते, शिकार करते, गोश्त को काटते, खाल अलग करते, ये सब कुछ करते थे। और इसके अलावा रिचुअल डिपॉजिट का भी पता लगा कि जब कोई मर जाता तो उसके टूल्स, ये लोहे पत्थर की छुरी वगैरह, उसके साथ ये क्या कर देते थे, उसको बरी कर देते थे। ठीक है, तो होमो हिल्डरबर्जेंसिस sides of the skull slope together into a pinched keel to the top of the back। ठीक है, तो इनकी जो है पीछे की तरफ एक कील ऐसी सिचुएशन को कहते हैं। हमारी खोपड़ी नहीं है ऐसी, हमारी गोल है। जो जितने भी बाकी के चिंपैंजी वगैरह है, उनकी जो स्कल है उसके अंदर ऊपर कील बना होता है, जिससे जाके उनका जो जॉ मसल है वो अटैच होता है, और उसकी वजह से उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइट होती है। तो यहाँ पे कील तो थी, मगर उतनी ज्यादा वैसी नहीं थी जैसे कि chimpanzees या दूसरों की होती है। Homo hilderbergensis lived in both Africa and more northerly latitudes of Europe, but probably retained the dark skin color of their African ancestor। तो ये इधर भी रहते थे, अफ्रीका में भी रहते थे और यूरोप में भी रहते थे। This individual suffered from severe dental decay। इसके दांतों के इसके बहुत मसले चल रहे थे। An infected abscess in the upper jaw may have led to his death। तो इसके दांत में इंफेक्शन था, जो कि चलते चलते कहां पहुंच गया, अपर जा के अंदर पहुंच गया, और उस वजह से इस बेचारे की क्या हुई, डेथ हो गई, जिस स्पेसिमेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्राउ रिज जो है वो काफी आगे है। ठीक है, नाक इंसान की तरह बन गया है, और थोड़ी सी चिन आगे अभी इंसान के मुकाबले में, यानी इस जगह से लेके इस जगह तक अगर आप देखें तो काफी लंबा जो है हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है, मगर इंसान में ये इतना नहीं होगा। इंसान का यूं होगा, यहाँ पे आके बात खत्म होगी और ये सही होगा। तो सब्सटेंशियल ब्राउ रिजेस, टीथ वर स्मॉलर देन दोज ऑफ अर्लियर स्पीशीज। ठीक है जी, होमो इरेक्टस से छोटे थे दांत। रोबस्ट लोअर जॉ विद रिसीडिंग चिन, और जॉ तो मजबूत था मगर चिन पीछे की तरफ जा रही थी। पार्शियली हील्ड स्कल वुंड्स वर फाउंड इन just above the left ear। It may have been caused by a sharp implement or a carnivore। तो हो सकता है कि किसी ने इसे मारा था, या इसे किसके ऊपर किसी कार्निवोर ने हमला किया था, हमें नहीं पता। तो अब हम आ जाते हैं जी, जो कि जिसको आप प्रॉपर होमो, जो मतलब हम जो दो जानदारों की बात करते हैं, एक जो है वो निएंडरटॉल है और दूसरे हम खुद हैं। निएंडरटॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि निएंडरटॉल की और हमारी 99.7% जो जीन्स हैं वो एक ही। ठीक है जी, निएंडरटॉल्स के और हमारे 99.7% जीन्स एक हैं। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि चिंपैंजी के और हमारे कितने हैं, 98% जो है वो 98.6% हमारे
चिंपैंजी से मिलते हैं, मगर निएंडरथाल हमसे ज्यादा मिलते थे। ये हमारे कजन स्पीशीज या फिर ब्रदर स्पीशीज या सिस्टर स्पीशीज, जो भी आप कह सकते हैं, इनको आप कह सकते हैं। सबसे पहले जो होमिनिन स्पीशीज के फॉसिल डिस्कवर हुए थे वो होमो निएंडरथाल्स के थे, ठीक है जी। और इनके हमारे पास 2000 से ज्यादा फॉसिल स्पेसिमेंस मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये अपने मुर्दों को बरी करते थे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात है, ये रिचुअल बरिंग इनके अंदर थी। शायद कोई प्रिमिटिव रिलीजन या मिथोलॉजी, वी डोंट नो, बोलते थे ये, हमारे पास थोड़ा बहुत एविडेंस है कि ये बात भी करते थे, मगर हमें ज्यादा नहीं पता कि ये क्या, इनकी लैंग्वेज कितनी एडवांस थी या कितनी नहीं थी, ठीक है। अपर बॉडी इनकी काफी स्ट्रांग होती थी, चेस्ट कैविटी काफी बड़ी थी, लॉन्ग कॉलर बोन ये शो करती है, काफी मस्कुलर होते थे। स्कल इनकी तकरीबन ह्यूमन से मिलती जुलती है, दांत भी इंसानों जैसे हैं, आग ये जलाते थे, टूल्स ये बनाते थे, जबरदस्त शिकारी थे, सिर्फ और सिर्फ नेजे और कुल्हाड़ी और भाले से नहीं करते थे ये। इनके बारे में कुछ ये भी मिला कि ये नेट फार्मिंग तक करते थे। मगर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनका जो दिमाग का जो साइज है वो 1200 से लेके 1750 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि इंसान से ज्यादा है। यानी निएंडरथाल का जो ब्रेन साइज है वो इंसान से बड़ा है, बट वी डोंट नो कि ये कितने इंटेलिजेंट थे, क्योंकि सारी बात है। तो क्या होता था, इनका लार्ज राउंडेड आई सॉकेट्स, यानी जो आंख के सॉकेट्स हैं वो लार्ज और राउंडेड हैं, इंसान से मिलती है। अब स्कल भी आप देखें बिल्कुल इंसान से मिलती है। ब्राउ रिज इनकी इंसान से थोड़ी सी बड़ी है। jaw were larger than those of modern humans, but lower jaw had no chin. तो नीचे वाला जो जॉ है उसकी चिन जिस तरह से उनकी निकली थी पुराने वालों की, उस तरह की नहीं है, फ्लैट फेस है, ठीक है। दांत भी इंसान जैसे हैं, और लॉन्ग कॉलर बोन सपोर्ट्स वाइड शोल्डर रीजन। तो लॉन्ग कॉलर बोन है, बड़ा वाइड इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, और बैरल शेप्ड चेस्ट विद अ वेरी ब्रॉड एंड डीप टॉर्सो। तो काफी बैरल शेप है और काफी ब्रॉड किस्म का इनका टॉर्सो है। वेरी लॉन्ग थम्स एंड शेप ऑफ द हैंड इंप्लाइज अ पावरफुल ग्रिप। तो जितना अंगूठा लंबा है उससे पता लगता है ग्रिप बड़ी पावरफुल है और टूल्स यूज कर रहा है। अपोजेबल थम्स जो है वो मतलब उंगलियों के ऑपोजिट में थंब आ रहा है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपकी ग्रिप को और आपके टूल यूज को, मेटिकुलस टूल यूज को, कि बड़ी बारीकी से टूल को आप यूज कर सकते हैं। पेल्विस इज वाइडर देन मॉडर्न ह्यूमंस। इंसान का जो पेल्विस है वो काफी नैरो है, जिस वजह से मैं फिर अभी बताता हूँ कि बर्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं। स्लाइटली बाउड फेमर विद मार्क्ड मसल अटैचमेंट्स। तो पता लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग इनके लेग मसल्स होते थे। सर्फेसेस ऑफ द नी जॉइंट आर लार्ज टू डील विद इंटेंस एक्टिविटी। तो नी बोन की जो सर्फेसेस हैं वो लार्ज हैं, जिससे पता लगता है कि ये भागते थे, लंबा भागते थे। एक्सट्रीमली रोबस्ट लेग्स, जिससे पता लगता है कि बहुत ज्यादा चलने के लिए और भागने के लिए इसकी टांगें इस्तेमाल होती थी। ब्रॉड फीट अडेप्टेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट ओवर इर्रेगुलर टर्रेन। तो चौड़े पैर, जिससे ये पता लगता है कि लॉन्ग भागेगा और चलेगा। ये जो है निएंडरथाल ये लंबा भागता और चलता था, ठीक है। अच्छा, रिचुअल बरियल, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, रिचुअल बरियल ये करते थे, अपने मुर्दों को दफन करते थे, उनके टूल्स के साथ दफन करते थे। मेकअप ये करते थे, सही है, मुख्तलिफ किस्म की पिगमेंटेशन वो यूज करते थे, और भी काफी चीजें ये करते थे। अच्छा, अभी आगे क्या जी, ये फ्रंट राइट इसका फेस है, ठीक है। Neanderthals probably had paler skin than their African ancestors, perhaps in response to the relatively low levels of light in the northerly latitudes of their Eurasian range. तो क्योंकि ये जो यूरेशिया में रहते थे, यूरोप और एशिया में ज्यादा ये रहते थे, अफ्रीका में ये नहीं रहते थे, तो ये क्या है कि इनकी स्किन जो है वो काफी लाइट कलर्ड थी इस वजह से। ब्रॉड एंड बैकवर्ड स्लोपिंग चीक बोन्स, ठीक है। फॉरवर्ड प्लस जॉज एंड लार्ज फ्रंट टीथ में हैव बीन यूज्ड टू ग्रिप मीट, हाइड और सिन्यू व्हाइल दे वर बीइंग कट, ठीक है। तो ये काफी इस तरह के इनके थे कि मुंह में गोश्त एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ से काट रहे, ठीक है। द इंडिविजुअल हैड लॉस्ट मेनी ऑफ हिज टीथ इंक्लूडिंग ऑल द मोलर्स इन हिज लोअर जॉ एंड वुड हैव हैड डिफिकल्टी च्यूइंग। तो इसके दांत गिर गए थे, मतलब ये है कि दांत इसके गिरने के बावजूद भी अगर ये जिंदा था तो इसका मतलब है कि सोशल बॉन्ड्स भी इनके बड़े जबरदस्त थे, ठीक है। लो एंड वाइड
स्कल एज लार्ज और इवन लार्जर देन होमो सेपियंस। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि 1750 क्यूबिक सेंटीमीटर का ब्रेन इनका मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि इनकी जो स्कल थी वो काफी बड़ी थी और काफी बड़ा इनका ये सारा सिलसिला था। आगे हैवी ब्राउ रिज ओवर ईच आई फॉर्मिंग अ डबल आर्च। ठीक है जी। तो फिर क्या, लार्ज प्रोमिनेंट नोज और बन शेप प्रोस्टिट्यूशन एट द एंड, यानी पीछे से बिल्कुल बंद की तरह इसकी लिटिल और नो चिन। तो ये है। निएंडरथाल्स क्या करते थे, बॉडी आर्ट यानी पेंट करते थे बॉडी के ऊपर। ठीक है। फैमिली यूनिट्स के अंदर रहते थे। पॉसिबल क्लोथिंग, कपड़े भी ये पहनते थे शायद। रेड हेयर एंड पेल स्किन, और लाल बाल और लाइट कलर्ड इनकी जो है वो बॉडी होती थी। तो एवोल्यूशन इंसान की कैसी है कि इंसान दरख्तों से उतरा, जैसे कि हमने पीछे सैहेलैंथ्रोपस चाडेंसिस की बात की थी, वो दरख्तों पर रहता था। ठीक है। और जब दरख्तों पर रहते थे तो अफ्रीका के जंगल्स में रहते थे। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर लोअर जब हुआ तो उसका एक साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास सिचुएशन खराब हो रही थी। साइड इफेक्ट ये हुआ कि जी दरख्त कम हो गए, तो हमें दरख्तों से नीचे उतरने की जरूरत पड़नी शुरू हुई। जब हम दरख्तों से नीचे उतरने की जरूरत पड़नी शुरू हुई कि एक दरख्त से, अब ऐसा नहीं हो सकता था कि एक दरख्त से छलांग लगा के दूसरे दरख्त पे पहुंच जाते, ऐसे नहीं हो सकता था। तो क्या होना शुरू हुआ कि हमें जमीन के ऊपर चल के जाना पड़ता था। तो 2 पांव पे चलना 4 पांव पे चलने से बेहतर है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप 2 पांव पे चलते हैं तो आप दूर से प्रेडेटर को देख लेते हैं ऊंची घास के अंदर। और जितने भी प्रेडेटर हैं, शेर, चीते, ये जो हैं, ये क्या करते हैं, घास के अंदर जितना अपने आप को लो कर सकते हैं उतना बेहतर होता है कि दूसरा जानदार इनको देख ना सके जिस पे इन्होंने हमला करना। तो हमें 2 पांव पे चलना और खड़े होकर रुक रुक के देखना, हमारे एंसेस्टर्स को उसकी जरूरत पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता वो बाइपीडल हो गए। ठीक है। जब तक बात होमो इरेक्टस तक पहुंची तो टोटली बाइपीडल हो चुके थे, दिमाग बहुत बड़े हो चुके थे और पेल्विस छोटे होते जा रहे थे। जब जब पेल्विस छोटे होते जा रहे थे तो क्या हो रहा था, औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए बर्थ देना उतना ही मुश्किल हो जा रहा था। जब बर्थ मुश्किल हो रही थी तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट चाहिए। कि इंसान का बच्चा जिंदगी के पहले 15 साल के लिए, 10 साल के लिए आपका मोहताज है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो लंबा टाइम चाहिए था आपको सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो ह्यूमन सोशल बिहेवियर है वो बढ़ा। जब ह्यूमन सोशल बिहेवियर बढ़ा, ह्यूमन सोशल बिहेवियर किस चीज को इन्फोर्स करता है, दिमाग के बढ़ने में। ठीक है, दिमाग के बढ़ने में। और फिर जब ग्रुप्स के सूरत में रहते थे और शिकार करना है कोऑर्डिनेट करके, प्लानिंग करके, तो फिर क्या होगा, दिमाग मजीद बड़ा होगा। फिर और इंसान शिकारी था, जो सबसे बड़ी बात है, इंसान शिकारी था। इंसान शिकारी होने की वजह से ही दिमाग बढ़ा, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा फैट्स और हाई प्रोटीन डाइट चाहिए थी बड़ा होने के लिए। और हमने आग जला ली। आग जलाने की वजह से क्या हुआ, हमारे जबड़ों के ऊपर से, हमारे जॉ के ऊपर से प्रेशर हट गया, हमारे दांतों से हट गया। प्रेशर किधर चला गया? अब हर जानदार के खोपड़ी में आने वाली 2 ब्लड वेन्स होती है। ठीक है जी। जो बड़ी वेन होती है वो हमेशा जॉ मसल को जाती है, जॉ मसल को, ताकि ज्यादा ब्लड मिले और प्रॉपर्ली च्यू किया जा सके। और छोटी वेन जो है वो दिमाग को जाती है। मगर होमो इरेक्टस जब था उस टाइम ये रिवर्स हो गया कि हमारी जो बड़ी वेन है वो दिमाग को जाती है और जो छोटी वेन है वो किधर जाती है, वो हमारे जॉ को जाती है। जिसकी वजह से दिमाग को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ब्लड ज्यादा मिलता है, दिमाग बड़ा होता गया। फिर हाई रिच प्रोटीन डाइट की वजह से हमारे दिमाग और ज्यादा से ज्यादा बड़े होते गए और हम वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते गए। फिर एक और एडवांटेज, जो एवोल्यूशनरी एडवांटेज इंसान को सारी बाकी हर जानदार पे है, वो ये है कि हमें पसीना आता है। होमो इरेक्टस क्या करता था, और इवन के आज भी दुनिया में रहने वाले नोमैड कबीले जो कि जानवरों का शिकार करते हैं, वो यही करते हैं कि वो जानवर के पीछे भागते हैं। उनका मकसद जानवर को भाग के एकदम मार गिराना नहीं होता, उनका मकसद जानवर को गिराना होता है। जैसे कि एक हिरन के पीछे इंसान भागना शुरू कर देते थे ग्रुप की शक्ल में। अब वो भागे जा रहे हैं, इंसान एंड्योरेंस रनिंग करता है। कैसे? क्योंकि हमें पसीना आता है। जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है। बॉडी ठंडी होने से क्या मजीद होता है कि हम देर तक एंड्योरेंस रनिंग कर सकते हैं। तो
आप हिरण के पीछे भाग रहे हैं, हिरण भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, आप भी पीछे भागे जा रहे हैं, आप स्लो पेस पे भाग रहे हैं, वो बेचारा भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसकी पूरी सारा जमीन जिस्म के ऊपर इन द एंड क्या होगा, वो बेचारा उसका जो बॉडी का जो है वो हाइपर थर्मिया हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा बॉडी गर्म हो जाएगी और उसको स्ट्रोक हो जाएगा, वो गिर जाएगा, आप उसे मार के खा लेंगे। ये काम इंसान करते थे, ये काम होमो इरेक्टस करता था, होमो हेल्डेनजेंसिस करता था, नेanderथल करता था और इंसान खुद करता था। इसके अलावा भी कई और हैं इंसेस्टर्स जो कि या क्लोजली रिलेटेड कजन्स जिनकी मैंने भी बात भी नहीं की, ठीक है। तो ये एक चीज थी सारी, टूल यूज, फायर यूज, और फिर जॉ छोटा हो गया तो आग हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होगी कि अब हम पका के खाएंगे, जानवर का सेलुलोज, पौधे का सेलुलोज तोड़ो, जानवर के हार्ड प्रोटीन्स तोड़ो, हार्ड फैट्स तोड़ो और फिर खाओ, आग के जरिए करके फिर हमारे एंसेस्टर्स खा रहे थे, ठीक है जी। तो अब क्या है, हम आ जाएंगे थोड़ा सा जीनोम की तरफ, और आज मैंने सिर्फ एक जेनेटिक एविडेंस में से सिर्फ एक चीज को टच किया, ठीक है। एटलीस्ट इस तरह की कई चीजें हैं, मेरे ख्याल 20-25 ऐसे जेनेटिक एविडेंसेस हैं जिन पे बात हो सकती है, फिर वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, किसी और टाइम कर सकते हैं इसके ऊपर। इंसान के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। जी सर, अच्छा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अब अगर आप देखें हमारे इंसान के पास कितने हैं, 3000 जीन्स हैं, एक पौधे के पास कितने हैं, 2500, मक्खी के पास 13,000 और अर्थवर्म के पास 19,000, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं दरमियान में, ये सेंट्रोमीर है, नैरोएस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, पी आर्म है शॉर्टेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, और क्यू आर्म जो है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम होती है, ठीक है। सेंट्रोमीर और टेलोमीर इनकी आगे बात होगी, क्योंकि मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंसान और चिंपैंजी के दरमियान जेनेटिक सिमिलरिटी क्या है। तो अब हम हमारे जो मर्द होते हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम है, और उनके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं, औरत के पास 2 पेयर्स एक्स क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे टोटल मिला के 23 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, अब हम जितने भी पीछे एप्स की बात कर रहे, हमने गोरिल्ला की बात कर ली, हमने ओरंगुटान की बात कर ली, हमने चिंपैंजी की बात कर ली, और बनोबो की बात करते हैं अभी हम, इन सब के पास 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब ये बात डिस्कवर हुई कि इंसान के 23 होते हैं और इनके 24 होते हैं, तो जितने भी एवोल्यूशन के दुश्मन थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, देख लो जी हम तो स्पेशल है, हमें तो जी खुदा ने बनाया, क्योंकि हमारे तो 23 हैं, अगर हमें खुदा ने ना बनाया होता तो हमारे भी 24 होते हैं, ठीक है। बड़ा शोर इन्होंने मचाया, बहुत ज्यादा इन्होंने शोर मचाया, और इन द एंड जो रिजल्ट निकला वो कैसा था, बल्कि ये 23 क्रोमोसोम्स ने मजीद साबित कर दिया कि हम वाकई ही जो है चिंपैंजी से, बोनोबो से, गोरिल्ला से, ओरंगुटान से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं, क्योंकि इन सब के 24 होते हैं, हमारे 23 होते हैं। वो कैसे, ये आज हम सिर्फ इस बात को देखेंगे। तो सब जानदारों के जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में होता है, इंसानों में भी, और ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, और हर कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, जहां से सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू होता है, कॉपी ताकि उसकी बने, ठीक है। उसको कहते हैं सेंट्रोमीर, ये है जी सेंट्रोमीर, ये वाला, ठीक है। और ये टेलोमीर है। टेलोमीर क्या होते हैं, टेलोमीर हर क्रोमोसोम के एंड्स पे कुछ नॉन कोडिंग डीएनए होता है, ठीक है, जिसे प्रोटीन, जिसे जो सेल्स के इंजन है वो नहीं करते डिकोड, और उसे यूज नहीं करते किसी भी काम में, ठीक है। वो रिपीट होता है बड़ी बड़ी दफा, एंड पे वो रिपीट होता है, और क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि हर बार थोड़ा थोड़ा साइडों से क्रोमोसोम टूटता जाता है, ठीक है, और इस टूटने की वजह से ये जो टेलोमीर वाला रीजन है ये लॉस्ट होता जाता है। और इवन के इंसानों में एजिंग का, या किसी भी जानदार के अंदर एजिंग का ताल्लुक भी आजकल मॉडर्न साइंस जो है वो ये जो लॉस है डीएनए का उससे रिलेट करते हैं। तो सेंट्रोमीर क्या करता है, इसका क्रिटिकल रोल होता है कि ये क्रोमोसोम को प्रॉपर पोजीशन बताए कि जहां से सेल डिवाइड होना शुरू होगा। और हर क्रोमोसोम क्या करता है, टेलोमीर जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि नॉन कोडिंग होता है। वो क्या होता है, वो अभी आगे फिर हम चलते हैं। तो जब भी क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है
बिट जो होती है वो डीएनए की टेलोमीर वाली रोड हो जाती है, और मगर टेलोमीर्स जो है, टेलोमीर्स नाम की एक टेलोमेरेस नाम की एक प्रोटीन होती है जो कि इसे रिस्टोर कर देती है, ठीक है, और इस तरह से फिर ये बचे रहते हैं। अच्छा, तो पिछली कुछ दहाइयों में या पिछली कुछ डेकेड्स के दौरान क्या हुआ है, हमें ये पता लगा कि इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला और ओरांगुटान्स के जो जेनेटिक जीनोम सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपस में, इनमें बहुत सारे ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इनके सिर्फ क्रोमोसोम ही नहीं है सिमिलर, बल्कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है, जो डिफरेंट जीन्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, और जो जेनेटिक सिमिलरिटी है हमारी इनके साथ वो 98% से ज्यादा है। हर ह्यूमन क्रोमोसोम जो है उसका उसके बराबर एक क्रोमोसोम इन प्राइमेट्स के अंदर मौजूद है। जैसे अगर इंसान का क्रोमोसोम 1 है तो चिंपैंजी का भी क्रोमोसोम 1, अगर इंसान का क्रोमोसोम 3 है तो उसका भी क्रोमोसोम 3 है। मगर एक क्रोमोसोम ऐसा है कि जिसकी रिप्लेसमेंट शुरू में जब इन्होंने रिसर्च शुरू की तो इन्हें कोई नहीं नजर आई चिंपैंजी के अंदर, क्रोमोसोम 2 जैसे है ही नहीं था। मगर बाद में जब इन्होंने क्रोमोसोम 2 पे रिसर्च हुई तो फिर क्या पता लगा, वो हैरानगी की बात है, ठीक है। 2 चिंपैंजी के क्रोमोसोम जो हैं जब उनको स्टडी किया गया, जिनको बाद में फिर 2A और 2B का नाम दे दिया गया, तो उन्हें देखा तो पता चला कि वो दोनों को अगर मिला लिया जाए तो वो इंसान का क्रोमोसोम 2 बन जाता है। एक जैसे सीक्वेंस हैं, एक जैसा सेंट्रोमीर है, एक जैसे टेलोमीर्स हैं, इवन के एक जगह पे एक डेड जो है अल्फाइड सीक्वेंस भी मिलता है जो कि सेंट्रोमीर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या है। तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम 2 है, ये इसका सेंट्रोमीर है, यहाँ पे ये इसके टेलोमीर्स हैं। ये चिंपैंजी का क्रोमोसोम 2A है, इसका सेंट्रोमीर ये है, और चिंपैंजी का क्रोमोसोम 2B है जिसका सेंट्रोमीर ये है, ठीक है जी। तो ये जो एक अजीब सी सिचुएशन है, इसे आप किस तरह कर सकते हैं बयान? इसकी 3 सिचुएशंस निकली, ठीक है। पहली तो ये हो सकती है कि चिंपैंजी का क्रोमोसोम 2A और 2B जो कि इंसान के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, यानी इंसान जब चिंपैंजी से सेपरेट हो गया था, एक नए स्पीशीज में आ गया था, यानी इंसान का कोई शायद कोई होमो इरेक्टस था या होमो हिल्डरबर्जेंसिस था या कोई और ऐसा जानदार था जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम 2A और 2B जो कि हमें हमारे और चिंपैंजी के कॉमन एंसेस्टर से मिल रहे थे, किसी वक्त हमारी लीनिएज के उनसे सेपरेट होने के बाद दोनों आपस में मिल गए। तो ये इसको इस तरह की चीज को क्या कहते हैं? जेनेटिक फ्यूजन। ये लाइफ के अंदर और जगहों पे भी पाई गई है, बट इट इज क्वाइट रेयर, ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि चिंपैंजी से हमारा एंसेस्टर अलग हो चुका था, सेपरेट एंसेस्टर आ चुका था, उसके अंदर किसी टाइम पे ये फ्यूजन हुई जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम 2 बन गया, ठीक है। मगर चिंपैंजी वाली लाइन और ओरांगुटान वाली लाइन और बोनोबो और गोरिल्ला वाली लाइन के अंदर ये आज तक सेपरेट ही चल रहा है। दूसरी ये हो सकती है फिशन, कि जी एक जगह से टूट गया, जैसे कि यहां से हमारा ये टूट गया, ठीक है, कि चिंपैंजी हमसे अलग हो चुके थे और उनके अंदर ये तोड़ फोड़ हो गई और उधर ये टूट गया, एक ये बात हो सकती है। थर्ड ये है जो कि सबसे इंपॉसिबल है कि हमारा क्रोमोसोम 2 और उनके क्रोमोसोम 2A और 2B टोटली इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए। और ये तीसरी सिचुएशन थी, वो थी जिसके ऊपर रिलीजियस लोग जो थे वो 20वीं सेंचुरी के मिड में जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल डिफरेंट है, हम तो बहुत ही मतलब डिफरेंट है, हम तो जो है ना हम तो बड़े जी अशरफुल मखलूकात है, हम तो क्या करते हैं जी, हमसे तो अच्छा कोई नहीं है, ये बात है, ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है वो हमें नजर नहीं आएगा क्या होगा। फिर डीएनए एनालिसिस किया गया और अनएम्बिगुअसली एक चीज जो है वो क्या हो गई, एविडेंट हो गई। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो बेसिस होती हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड बेसिस कहा जाता है। जो 4 डिफरेंट बेसिस हैं, ईच डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर रिप्रेजेंटिंग इट्स केमिकल नेम। तो ये इन 4 के नाम है थायामीन, काइटोसिन, एडेनिन और गायानिन, TCAG ये हैं। और बेसिकली जिस तरह इंग्लिश के A से लेकर Z तक
जो है 26 लेटर्स है। इस तरह डीएनए के सिर्फ 4 है। डीएनए के क्या है? सिर्फ 4 है, एडेनिन, थायामीन, काइटोसिन और गुआनिन, ये है सिर्फ। और जब क्रोमोसोम दरमियान से टूट जाते हैं तो एक लड़ी जो होती है, क्रोमोसोम जो है वो एक डबल हीलिक्स, जैसे सीढ़ी नहीं होती, छत पे चढ़ने के लिए गांव में सीढ़ियां रखी होती हैं, एक यूं होती है, दरमियान में यूं रंग होते हैं, ठीक है, इस तरह ये होती है। तो अगर आप दरमियान से रंग तोड़ दें तो एक तरफ जो रह जाएगी वो एक लाइन होगी, लड़ी होगी, जैसे कि ये ऊपर लिखी हुई है ATGT से लेके ये वाली जो लाइन है, ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस हमें, सॉरी, ये हमें एक दरमियान से टूटा हुआ डीएनए सीक्वेंस नजर आता है। तो मोस्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 स्ट्रैंड्स which are paired with each other, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। Wherever there is a T on one strand and A is paired with it in the other, तो जहां पे भी T होगा उससे A ही हमेशा पेयर होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि T G से पेयर हो जाए जाके। Whenever there is a C in one strand, a G is paired with it in the other। तो होता क्या फिर कि आराम से हमें पता लग जाता है कि दरमियान से आप तोड़ दें, एक लड़ी रह गई हमारे पास जैसे ऊपर वाली, अब जहां भी ए होगा इधर हम इसके ऑपोजिट क्या जोड़ेंगे? टी। जैसे कि इसका जो पूरा सीक्वेंस अगर करना है हमें, ये आधा हमारे पास है, हमें इससे पूरा बनाने में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम टी लगा देंगे, इधर टी के साथ फिर ए लगा देंगे, जी है तो सी लगा देंगे, इस तरह करते करते ये डबल हीलिक्स बन गया पूरा, ठीक है। एवरी टी इन वन स्ट्रैंड इज पेयर्ड विद ए इन अदर एंड द सेम इज ट्रू फॉर जी, ठीक है जी। तो ये बात है। अच्छा, आगे, नाउ लेट्स टर्न टू द बेस सीक्वेंसेस इन द टेलोमीर्स ऑफ द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो टेलोमीर्स की मैंने पहले बात की थी कि जो एंड्स पे दोनों के क्या होती हैं, जो कि नॉन कोडिंग डीएनए होता है सीक्वेंस, वो क्या होता है? वो हमेशा ये होता है TTA और 3 बार G, AAT और 3 बार C, ये होता है हमेशा, और ये रिपीट होते हैं दोनों एंड्स पे। क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाते हैं, ठीक है जी। तो ये कितनी बार रिपीट होते हैं? 50 to 100 टाइम्स इन टैंडम, ये दोनों एंड्स पे रिपीट होते हैं। और जब ये इसलिए रिपीट हो रहे होते हैं कि वहां से अगर कुछ टूट जाए तो बचत हो जाए, असल जेनेटिक मटेरियल का लॉस ना हो। तो 1991 में साइंटिस्ट ने येल यूनिवर्सिटी के सीक्वेंस किया डीएनए को मिडल ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम 2 के। तो वो जो है वो क्या था, यहाँ पे हमें मिडल ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम 2 के दरमियान में हमें क्या मिल रही थी? टेलोमीर्स की प्रोटीन हमें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, और वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि 2A और 2B की टेलोमीर्स की जो हमारे पास कोड है वो लगती थी, ठीक है जी। तो ये एक फ्यूजन साइट है जो कि ह्यूमन क्रोमोसोम 2 के अंदर है। साइट इन ह्यूमन क्रोमोसोम 2 दैट मैचेस टेलोमीर्स इन चिंपैंजी क्रोमोसोम 2A एंड 2B, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कि ये यहाँ पे इस जगह पे ये मैच करती है इसके साथ। यहाँ पे जो यहाँ वाला टेलोमीर है वो यहाँ पे है, और यहाँ वाला भी यहाँ पे कहीं मौजूद है, ठीक है जी। तो इनकी फाइंडिंग्स से क्या आया कि तीनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन बेस्ट है? तो इन दिस रीजन is a DNA sequence of 158 copies of the tandem repeat found in telomeres। तो वो tandem repeat जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उसकी 158 कॉपीज जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे मौजूद है क्रोमोसोम 2 के अंदर, ठीक है। इंसान की एंसेस्ट्री के दरमियान जब इंसान चिंपैंजी से इंसान का एंसेस्टर अलग हो चुका था, उस वक्त कहीं कुछ ऐसा हुआ कि ये जो इंसान के अंदर, मतलब ये जो दो चिंपैंजी और ह्यूमन चिंपैंजी और दूसरे ग्रेट एप्स के अंदर जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो किसी तरह से आपस में जुड़ गए एंड टू एंड, और क्या हो गया? एक क्रोमोसोम 2 बन गया, ठीक है। और दो जो दूसरी पॉसिबिलिटीज थी कि चिंपैंजी और उनका टूट गया, अगर वो टूटता तो ये इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर दरमियान में टेलोमीर्स की टैंडम रेपिटेशन जो है वो देखने में नहीं आई थी, ठीक है, दरमियान में नहीं हो सकती थी। इसलिए हमें अब पता है कि ये जो है यही हुआ है कि बाद यानी लेटर ऑन किसी पॉइंट पे ये दो क्रोमोसोम्स 2A और 2B आपस में क्या हुए हैं? मिल गए हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारा क्रोमोसोम 2 बन जाता है। दूसरी बात कि दोनों इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं वो बिल्कुल झूठ है। अभी आगे मजीद अब इसके ऊपर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। तो जी ये है फ्यूजन साइट।
ये देखें यहाँ पे हमारे पास 6 पेयर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर भी आपको 6 नजर आ रहे हैं, इधर भी आपको 6 नजर आ रहे हैं, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, और इधर इधर 4 नजर आ रही है, उधर 4 नजर आ रही है। अच्छा, अब ये हुआ क्या यहाँ पे, समझने वाली बात है कि ओरिजिनल सीक्वेंस ये था, ठीक है जी, ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, ये था। मगर हुआ क्या है कि यहां पे आपको नजर आएगा कि इधर सी सबसे पहले आ गया और ए सबसे पहले या सी सबसे बाद है। इधर क्या है, सी सबसे पहले और ए सबसे बाद है, ठीक है। जी सबसे पहले और टी सबसे बाद है, इधर टी सबसे पहले और जी सबसे बाद है। तो हुआ क्या है, ये रोटेट हो गया, उल्टा हो गया, यानी ये घूम के इस तरफ चला गया। ये सी सबसे ऊपर इधर आ गया और ये जो टी है वो सबसे नीचे इधर आ गया, यानी ये चीज। और यहां पे अगर आप देखें तो टी टी ए जी, यहां तक ये पूरा टी टी ए जी पूरा यहां तक। मगर दूसरी तरफ से भी ये दो जो है बीच में से एब्सेंट है, और इधर से ये दो एब्सेंट है, जी जी सी सी जी सी एब्सेंट है, और सी यहाँ पे सी सी और जी जी यहां से भी एब्सेंट है। और ये जाके कहां मिल गई है, अब ये पूरा एक जो है ना इररेगुलर सीक्वेंस दरमियान में आ गया। यानी हुआ क्या है, अभी आगे इस बात को देखते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे, नॉर्मल सीक्वेंस था, तो ये इसका 180 रोटेट हुआ सीक्वेंस है, और फिर रोटेट होने के बाद दो इधर से कट गए हैं और इधर से दो ऑलरेडी कटे हुए थे। दरमियान में ये फ्यूजन साइट है, जो कि इस बात का अनडिनाइबल एविडेंस है कि इंसान जो है वो किसी ऐसे एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं जो कि किसी पॉइंट पे बाकी के ग्रेट एप्स के साथ एक कॉमन एंसेस्टर रखता था। तो ये एक बहुत ही, ये एक अनडिनाइबल एविडेंस है एवोल्यूशन का, ठीक है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये जो है, अगर कोई इंसान कहे कि कोई बंदा ये कहे कि एवोल्यूशन सच नहीं है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या उसकी लैक ऑफ विल है कि वो इसको समझना नहीं चाहता कि ये क्या कहती है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अल्लाह ने उतारी किताब, या बंदे ने ख्वाब ख्याल में बैठ के जो है ना बरगद के पेड़ के नीचे 6 दिन योगा करने के बाद किताब नहीं लिखी। ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये बातें प्रूव हुई, ये नेचर को पढ़ने के बाद हुआ है, ये नेचर के बारे में सोचने के बाद नहीं हुआ, ये नेचर को पढ़ने के बाद। जी सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एवोल्यूशन को जो डिस्कार्ड करते हैं, वो भारत में ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ये टीका लगा लेते हैं और इन्हें लगता है कि अब एवोल्यूशन सही है, फैक्ट है, क्या है, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्हें अपनी थियरी देनी है कि हमारा जो भगवान है या ईश्वर है वो सही है, इसीलिए वो इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल मतलब बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल है। बिल्कुल सर, मसला ये है ना कि एवोल्यूशन से लोग क्यों नफरत करते हैं, क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट करना चाहते। ये मैं आपको एक चैलेंज है कि आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ के दिखा दें जो कि रिलीजन से बिलोंग ना करता हो, या फिर वो किसी रिलीजन को कट्टर तौर पे फॉलो ना करता हो, यानी बिलीव ना करता हो उसमें, वो कभी भी एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं जाएगा। जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, ज्यादातर रिलीजियस लोग भी ऐसे हैं जो एवोल्यूशन को मानते हैं, मगर रिलीजन इस एवोल्यूशन को ना मानने की वजह जो है वो हमेशा से रिलीजन ही रहा है, और कोई और वजह नहीं। ठीक है जी सर, ये नीचे से 1 मिनट अगर आप ये कमेंट उठा दें। अच्छा जी, तो ये क्रोमोसोम 2A है चिंपैंजी का, और ये क्रोमोसोम 2B है, ठीक है। इनके एंड्स पे ये टैंडम डीएनए सीक्वेंस है जो कि टेलोमीर्स का होता है, ठीक है जी। ये दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है। अब क्या हुआ कि अगली सिचुएशन में इधर आप देखें कि ये यहां से कट गया, इतना जो है आपने काट दिया यहां से, जी सी सी आपने यहां से काट दिया, और जी और जी यहां पर रह गया। फिर आपने क्या किया, इस वाले को यूं रोटेट कर दिया, जैसे कि अब आप देखें कि ये वाला जो है वो यहां पे इसी तरह है, सीधा ही, मगर इस वाले को आप ऑपोजिट रोटेट करके इधर ले आए तो आपको पहले क्या नजर आ रहा है, सी ऊपर और जी नीचे, सी ऊपर जी नीचे, टी नीचे और ए ऊपर, फिर टी ऊपर और ए नीचे। अब ये वो फ्यूजन साइट है जहां पे फ्यूजन हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्रोमोसोम 2 पूरे का पूरा क्या हुआ है, बन गया। इंसान का क्रोमोसोम 2 यहाँ पे बन गया है, ठीक है।
तो अब इसके अंदर फिर और भी एविडेंस है, सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा फैक्ट है कि जिसको अंधा, जो कि अकल का अंधा हो, वही डिनाई कर सकता है। और आपको जितने भी लोग एवोल्यूशन को डिनाई करते नजर आएंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उन्होंने कभी भी एवोल्यूशन को स्टडी नहीं किया। लोग एवोल्यूशन को पढ़ने से पहले एवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म वाला मटेरियल पढ़ के आ जाते हैं। मतलब मुझे आप ये बताएं, इधर हम जब किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मेरे साथ ये बहुत होता है, मैं हिंदुइज्म को अगर कहूं कि तुम्हारा हिंदुइज्म भी झूठा है, तो पता क्या मुझे कहते हैं, आपने तो पढ़ा ही नहीं है, और खुद चले आते हैं एवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करने, जो इन्होंने कभी ध्यान से पढ़ी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की उसको पढ़ने। ठीक है, तो अब मजे की बात, हिंदुइज्म पूरी तरह से फेक रिलीजन है, पूरी तरह से फेक रिलीजन है, उसकी हर बात, हर स्क्रिप्चर्स पूरी तरह से फेक है। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है जी, यहाँ पे जो ह्यूमन क्रोमोसोम 2 है, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक डेड सेंट्रोमीर मिलता है। ठीक है, सेंट्रोमीर में जो एक जेनेटिक सीक्वेंस होता है उसे एल्फॉइड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें उसी देखें जो क्रोमोसोम 2A वाला सेंट्रोमीर है ना, वो डेड है और मौजूद है हमारे क्रोमोसोम 2 के अंदर। यानी हमारे क्रोमोसोम 2 के अंदर 2 सेंट्रोमीर है, 2 जगह पे एल्फॉइड सीक्वेंस पाया जाता है, एक क्रोमोसोम 2B वाली जगह पे और एक क्रोमोसोम 2A वाली जगह पे। बट जो क्रोमोसोम 2A वाला है वो क्या है, वो डोरमेंट है या वो डेड है। ठीक है जी, वो जो है वो डेड या डोरमेंट है, उसका वो काम नहीं कर रहा। और जब भी क्रोमोसोम 2 डिवाइड होना शुरू होता है, वो हमेशा क्रोमोसोम 2B चिंपैंजी वाली जो है ना, उस साइड से इंसान का क्रोमोसोम 2 जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है। तो सेंट्रोमीर इन ह्यूमन क्रोमोसोम 2 मैचेस द सेंट्रोमीर इन चिंपैंजी क्रोमोसोम 2A। ठीक है, तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम 2 के अंदर ये कर रहा है। अ साइट इन ह्यूमन क्रोमोसोम 2 दैट मैचेस द सेंट्रोमीर इन चिंपैंजी क्रोमोसोम 2B डज नॉट फंक्शन। अच्छा सॉरी, ये 2A था, ये 2B था, तो ये नहीं, शायद मैं गलत लिख गया। तो एक जो है वो यहाँ पे डिसफंक्शनल है और दूसरा जो है वो फंक्शनल है, बस ये बात है समझने वाली। अच्छा, फिर जो मैं बात कर रहा था एल्फॉइड सीक्वेंस की, एल्फॉइड सीक्वेंस जो सेंट्रोमीर वाला है वो यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, मगर एक्टिव कौन सा है, चिंपैंजी 2A में एक्टिव है, चिंपैंजी 2B में एक्टिव है, और इंसान में जो चिंपैंजी 2B वाला ना वो एक्टिव है सिर्फ। ठीक है, तो पिछली में मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे मैं गलत लिख गया हूँ, यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे 2A लिखना चाहिए था। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक एल्फॉइड सीक्वेंस है सेंट्रोमीर वाला, यहाँ पे भी एक एल्फॉइड सीक्वेंस है सेंट्रोमीर वाला, मगर एक्टिव सिर्फ इंसान के क्रोमोसोम 2A में ये वाला, और चिंपैंजी के क्रोमोसोम 2B में ये वाला एक्टिव है, और चिंपैंजी के 2A में भी ये वाला एक्टिव है, मगर ये वाला जो है इंसान के क्रोमोसोम 2 में क्या है, एक्टिव नहीं। ठीक है जी, तो क्या है, अल्फाइड सीक्वेंसेस इन फंक्शनिंग सेंट्रोमीर्स कौन से हैं, 1, 2 और 3, और ये चौथा जो है वो डिसफंक्शनल है। ठीक है जी, ये हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, ठीक है जी, ये है कि चिंपैंजी और इंसान के अंदर 98.6% जो जेनेटिक सिमिलरिटी, ठीक है, और सिर्फ क्रोमोसोम ही आपस में नहीं मिलते, मुख्तलिफ जीन्स भी एक दूसरे की डिटो कॉपीज हैं। मतलब मैं कितने जीन्स हैं इंसान के अंदर, हमने शुरू में बात की थी 30,000 डिफरेंट जीन्स हैं, और ये जो 30,000 डिफरेंट जीन्स हैं इनमें से तकरीबन 90% से ज्यादा एक दूसरे की डिटो कॉपीज हैं, बल्कि शायद 96-97% ही एक दूसरे की डिटो कॉपीज हैं। कुछ है जिनमें डिफरेंस है, ठीक है, वही डिफरेंस है जो हमें इंसान और उनको चिंपैंजी बनाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एंसेस्टर और उनके एंसेस्टर एक वक्त में सिमिलर नहीं रहे, बिल्कुल सिमिलर रहे हैं। और आज ये जो मैंने आपके सामने जेनेटिक एविडेंस रखा है, ये सिर्फ एक है उनमें से, सिर्फ एक है, इधर सैकड़ों हैं ऐसे और जेनेटिकल सिमिलरिटीज। ये एक है और बहुत पावरफुल है, और ये ऐसा है कि जो हम लोगों को समझ आ सकता है। बाकी तो जाहिर बात है कि फिर कोई जेनेटिसिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट होगा जिसको प्रॉपर्ली इन चीजों की समझ आए, मगर बहुत से ऐसे हैं जो कि बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाते हैं। तो वो जाहिर बात है कि मैं इसके बाद भी आप लोगों को और भी बताऊंगा, किसी दिन साइंस जर्नी मुझे दोबारा बताएंगे तो मैं कोई 1-2 और लेके आ जाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें और क्या। तो
आर्कियोलॉजी सॉरी पेलियोटोलॉजिकल एविडेंस यानी फॉसिल्स का एविडेंस स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, अनडिनाइबल है वो भी। मगर ये बात याद रखें कि जो जेनेटिक एविडेंस है वो पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर, इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। और जो लोग ये कहते हैं ना एवोल्यूशन एक थ्योरी है, उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और बंद जहन वाला शख्स जो है ना वो और नहीं, ठीक है। क्योंकि ये दिमाग को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको एवोल्यूशन जो है ना झूठ लगेगी। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीजों को पढ़ सकते हैं, आप चीजों को सीख सकते हैं, तो एवोल्यूशन में कोई डाउट नहीं है। वो अल्लाह कहता रहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीहा, तो ये हमने अपने जिस्मों की किताब को पढ़ के और हमें पता कि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है जी, जी सर, बस ये इतना ही था जी सर। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। और काफ़ी अपने डिटेल से और बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर किया है यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन को।